हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? क्या पढ़ा था? राजस्व व्यवस्था। चलो सुनाओ, देखिए पुराना थोड़ा। राजस्थान की जो मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको क्या कहते थे? उसमें एक भाई राजा बनता, बाकी भाइयों को भूमि बांटते थे। उस भूमि को क्या कहते? और जिस भाई को भूमि मिलती उसको क्या कहते? यूरोप में सामंत और जो राजा थे उनके बीच के रिलेशन कैसे थे? पर हमारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? बंधुत्व पर आधारित थी। ज्यादातर जो थे वो रक्त संबंधियों को जागीरें दी जाती। किसको दी जाती थी? रक्त संबंधियों को दी जाती थी। और इसके अंदर राजा जो था वो राज्य का समकक्षों में प्रथम था, और राज्य उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बल्कि वह सभी भाइयों की सामूहिक धरोहर हुआ करती थी। हालांकि जब मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था आई थी तब हमारी व्यवस्था में क्या आ गया था? पद सोपान। लेकिन फिर भी उसका मूल ढांचा किसके समान बना रहा था? और वो किस पर आधारित थी? सम्मान एवं कर्तव्य। तो राजा जो सामंत राजा को भू राजस्व जमा करवाते उसको क्या बोलते थे? रेख बोलते। कितने प्रकार के होते? कौन कौन से? जो जागीर के पट्टे में लिखी जाती वो ये क्या होती थी? और जितने वास्तव में भरता था वो, और इसको क्या कहा जाता? वास्तविक होती थी। जब भी कोई राजा सामंत जो थे वो राजा को सेवाएं प्रदान करते उसको क्या बोलते? और इसके बदले में कोई धन नहीं दिया जाता था। और अपवाद क्या था? नया सामंत राजा को टैक्स देता, उत्तराधिकार शुल्क। इसको मेवाड़ में क्या कहते? तलवार बंदाई, कैद खालसा और नजराना। मारवाड़ में क्या कहते? हुक्मनामा और पेशकशी। अपवाद क्या था? युवराज की पहली शादी के टाइम, और राजकुमारियों की शादी के टाइम, और युद्ध के समय क्या लगती थी? गनीम बराड़ हुआ करती थी। उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि सामंत दरबार में आता राजा उसके स्वागत में खड़ा हो जाता। केवल आने पे खड़ा हो, आने व जाने दोनों पर खड़ा हो, हाथ कंधे पे रख दे, क्या बोलते? बांक, और दिल के लगा ले, क्या बोलते उसको? जागीरों के कई प्रकार थे जो अपने सगे संबंधियों को बांटी जाती। ये कैसी होती थी? जो प्रशासनिक अधिकारियों को दी जाती। हुकूमत जागीर। ये कैसी होती थी? और जो शहीदों को दी जाती, ये कैसी होती थी? और जो धार्मिक अनुदान होते थे ये कर मुक्त होती थी, इसलिए माफी जागीर भी। सामंतों की कई श्रेणियां थी। मेवाड़ में कितने प्रकार के सामंत? प्रथम श्रेणी में कितने सामंत? इनमें सबसे मुख्य कौन था? दूसरे श्रेणी में कितने थे? तीसरी श्रेणी में कितने थे? इनको क्या कहते थे? मारवाड़ में कितनी श्रेणियां थी? राजा के निकट 3 पीढ़ी के सामंत, निकट 3 पीढ़ी के अलावा अन्य राठौड़, और जो सागे संबंधी होते, और जो प्रशासनिक कर्मचारी होते। बीकानेर में प्रथम श्रेणी में कौन थे? द्वितीय श्रेणी में कौन थे? और तृतीय श्रेणी में कौन थे? जैसलमेर में सामंतों की कितनी श्रेणियां थी? कौन से राजा ने स्टैब्लिश की? हर राज ने कौन कौन सी बनाई? आमेर में कौन से राजा ने कितने भागों में बांटा, इसलिए उसको क्या बोलते थे? और कोटा में कितने सामंत थे? उनमें ज्यादातर कौन थे? वो कितने भागों में बांटे जाते? जो कोटा के अंदर रहते, जो कोटा के बाहर जाते, क्या कहलाते थे? अजूर थे। इसके बाद पढ़ रहे थे हम प्रशासनिक कर्मचारी। सभी शक्तियों का मुख्य केंद्र कौन होता था? राजा। लेकिन राजा किसकी सहायता से शासन करता? सामंत, पुरोहित और युवराज। राजा निरंकुश नहीं, तो उस पर किसका दबाव था? और राजा यदि छोटी उम्र का है तो राजमाताएं शासन संभालती थी। अच्छा, राजा के बाद में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता? राजा को कैसी सलाह देता? सैनिक और प्रशासनिक। कोटा बूंदी में उसको क्या बोलते? दीवान या फौजदार। बीकानेर भरतपुर वाले, जयपुर में मुसाहिब, और आपके मेवाड़ मारवाड़ में, जैसलमेर में क्या बोलते? प्रधान। जो राजा को फाइनेंस और रेवेन्यू की सलाह देता, राजा राज्य में नहीं होता तो वो राज्य को संभालता, तब क्या बोलते उसको? और वो परगनों में किसकी नियुक्ति करता था? सेना के भर्ती अनुशासन प्रशिक्षण कौन देखता? सेना के खर्चे कौन देखता? किलों के खर्चे कौन देखता? और वो किसका हिसाब किताब रखता? नॉन मिलिट्री एक्सपेंडिचर कौन देखता था? किसका अधिकारी होता था? नगर प्रशासनिक अधिकारी। और मुगलों में उसको क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? कोतवाल। कोतवाल कहते थे। मीर सामा क्या होता था? राज के महल की आवश्यकताओं की पूर्ति। और किसका ध्यान रखता था? और कैसा व्यक्ति नियुक्त किया जाता? उसका प्रमोशन किस रूप में होता था? दीवान के रूप में होता था। नेमेटिक क्या होता था? राजा की तरफ से लेटर लिखने का काम कौन करता था? मीर मुंशी। सामंतों का एक अधिकारी राजा के पास होता, क्या बोलते थे? सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन था?
लेकिन वो कौन से मामले देखता? बड़े अपराध और मृत्युदंड के मामले देखता। खालसा में न्याय का काम कौन करते? परगनों में कौन करते, सॉरी जागीरों में कौन करते? और छोटे मामले होते तो कौन देखता? क्या मुकदमे और गवाही का लिखित रिकॉर्ड रखा जाता था? मामला किसके खिलाफ माना जाता था? व्यक्ति बनाम व्यक्ति, वो व्यक्ति बनाम राज्य नहीं हुआ करता था। दंड कैसे थे? न्याय कैसा था? शीघ्र व सस्ता। कई सामंतों के पास किसका अधिकार था? इसलिए कई बार बड़े अपराधी न्याय किसके आधार पर किया जाता था? धर्म शास्त्रों के आधार पर। कौन सी स्थितियों का ध्यान रखा जाता था? सामाजिक और आर्थिक धार्मिक स्थितियों का ध्यान रखा जाता। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे? भूमि कितने प्रकार की होती? कौन कौन सी? कृषि भूमि कितने प्रकार की थी? कौन कौन सी? उन्नाव, पीवल या बारानी, जिसमें कृत्रिम सिंचाई के साधनों का प्रयोग होता और जो वर्षा पर आधारित होती। अच्छा, चरणोता भूमि को और क्या बोलते थे? ये कैसी भूमि होती थी? सभी लोगों का इस पर, राजा इसको कभी भी खालसा नहीं कर सकता था। भूमि स्वामित्व सैद्धांतिक रूप से किसका माना जाता? लेकिन व्यवहारिक रूप में किसका होता था? किसान। किसान कितने प्रकार के होते? कौन कौन से? बापीदार और गैर बापी। जिनके पास खुद की भूमि होती उनको पट्टा मिलता, उसको वो अपने खेत में क्या कर सकते थे? कुआं खोद सकते थे, लकड़ियां प्राप्त कर सकते थे। वे किसान जिनके पास खुद का खेत नहीं होता, वो दूसरों की जमीन पर खेती करते थे, उनको और क्या बोलते थे? इतना पड़ा है और कुछ लाइन भी लिखवाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो दो टर्म लिखी थी, देखो हमने लिखा था भू राजस्व, है ना? तो अभी तक तो हम भू के बारे में पढ़ रहे हैं। भूमि क्या होती है, भूमि को जोतने वाले को क्या कहते हैं। दूसरा टर्म क्या अपना? राजस्व। उस रेवेन्यू को क्या बोलते थे? मैंने देखो बीच में बातें बोली भी थी। भू राजस्व के कई नाम थे अपने। भू राजस्व को बोलते भोग। क्या बोलते? भाई राजा को क्या लगा रहे? राजा या सामंत जिसको भी टैक्स दे रहे उसको क्या लगा रहे? भोग। या उसको बोलते भोज। क्या बोलते? भोजन से, एक प्रकार से राजा के भोजन का प्रबंध हो रहा है। या इसको बोलते हासिल। क्या बोलते? ये तो यदि आप पश्चिमी राजस्थान में अब भी गांवों के अंदर सुनेंगे, दादाजी की उम्र के लोग आज भी कहते हैं हासिल जमा करा था, हासिल। तो हासिल नहीं है, वास्तव में क्या थी? ये आपने फिल्मों में एक नाम और सुना है, सुना आपने? तो भू राजस्व को क्या क्या बोलते थे? भोग, भोज, हासिल या लगा। लिख लो भू राजस्व बराबर, या पूरी लाइन लिखो, समझ जाओगे ना। इसके नाम है, भू राजस्व के नाम है। लैंड रेवेन्यू को क्या क्या बोलते थे? क्या क्या बोलते लैंड रेवेन्यू को, बताओ देखो। भोग, भोज, हासिल या लगान। किसको? भू राजस्व को ना। अपने राजस्थान में बेसिकली यदि भू राजस्व अनाज के रूप में लिया जाता, किस रूप में? है ना, फूड ग्रेन। जो आपके खेत में बाजरा हुआ तो बाजरा दे दो, चने हुए तो चने दे दो। तब तो इसको भोग ही बोलते थे। क्या बोलते? ज्यादातर अपना जो फेमस नाम था, प्रचलित नाम था, वो कौन सा था? भोग। पर यदि केस में लिया जाता, किस में लिया जाता? तब उसको बोलते हिरण्य। क्या बोलते? मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो। जो लैंड रेवेन्यू है आपका, यदि वो फूड ग्रेन के रूप में लिया जाता है, अनाज के रूप में लिया जाता है, तब तो उसको क्या बोलते हैं? भोग। तब तो भोग ही है कि भाई राजा को भोग देना पड़ रहा। तब मैंने बताया था, जेम्स स्टोर्ड को किसान पूछता है कि जमीन किसकी है, तो कहता है कि भोग, भोम को धनी मैं छू और भोग को धनी राजा छे। भोम मतलब जमीन, जमीन का धनी मैं, धनी मतलब मालिक, भूमि का मालिक मैं हूं, लेकिन राजा को क्या देना पड़ता है? भोग। तो भोग का मालिक कौन है? राजा। पर ये जब अंग्रेजों के आने के बाद में कैसे लेने लग गए थे? केस। केस में लेने लग गए थे, तब इसको बोलते हिरण्य। क्या बोलते? हिरण्य। हिरण्य का मतलब यही होता है, सोना होता है एक प्रकार से हिरण्य का मतलब। तो भूरा लैंड रेवेन्यू यदि फूड ग्रेन में लिया जाता तब तो भोग, कैश में लिया जाता। उतार लोगे इसे, पूरी लाइन लिखो।
अब कोई पूछेगा भू राजस्व यदि नकदी के रूप में लिया जाता था तो क्या कहलाता था? हिरन। यदि वह अनाज के रूप में लिया जाता तो क्या कहलाता था? क्या कहलाता? देख लिया? अब लिखो, भू राजस्व के निर्धारण में इन मेजरमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व के निर्धारण में इन मेजरमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व के निर्धारण में इन मेजरमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू तीन बातों का ध्यान रखा जाता था। थ्री थिंग्स वर कंसिडर्ड, तीन बातों का ध्यान रखा जाता था। थ्री थिंग्स वर कंसिडर्ड। तीन बातों का ध्यान रखा जाता था। पहला लिखो, भूमि की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, भूमि की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, भूमि की उत्पादकता। आपके भी समझ में आ रही है? मेरे और मेरे भाई के पास जमीन है, मेरी जमीन तो है 12 नहीं, मेरे भाई के पास है 19, तो टैक्स किस पे ज्यादा होना चाहिए? क्योंकि वो भूमि उत्पादक फर्टाइल ज्यादा है, मेरे वाली इतनी फर्टाइल नहीं। मेरे 1 बीघा में 1 क्विंटल ही बाजरी हो रही है, उसके 1 बीघा के अंदर 10 क्विंटल हो रही है, तो वो बोली फर्टाइल ज्यादा है, तो उसकी इनकम ज्यादा, तो उस पर टैक्स भी ज्यादा होना। अगला लिखो, फसल का बाजार भाव, मार्केट प्राइस ऑफ क्रॉप, फसल का बाजार भाव, मार्केट प्राइस ऑफ क्रॉप। ये भी सिंपल सी बात समझ में आ गई। मेरे खेत में होता है बाजरा, भाई के खेत में होता है गन्ना। बाजरे की रेट है मार्केट में 500 रुपए क्विंटल, गन्ने की रेट है 3000 रुपए क्विंटल, भाई की इनकम ज्यादा तो उस पर टैक्स भी। तो जिन फसलों का बाजार भाव ज्यादा होता उन पे टैक्स भी क्या होता? अगला लिखो, थोड़ा लिखो, किसान की जाति, कास्ट ऑफ फार्मर्स, किसान की जाति, कास्ट ऑफ फार्मर्स। ये देखो थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि भाई किसान की जाति कैसे? वही मैंने बताया कि न्याय व्यवस्था में धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति का ध्यान रखा जाता, तो यहाँ पर भी सामाजिक और धार्मिक स्थिति का ध्यान रखते थे। बेसिकली राजपूत और ब्राह्मण किसानों से बाकी की अपेक्षा कम कर लिया जाता था। देखो, राजपूत तथा ब्राह्मण किसान अन्य किसानों की अपेक्षा कम कर जमा करवाते थे। राजपूत एंड ब्राह्मण फार्मर्स डिपोजिटेड लेस लैंड रेवेन्यू देन अदर फार्मर्स। राजपूत व ब्राह्मण किसान अन्य किसानों की अपेक्षा कम कर जमा करवाते थे। राजपूत एंड ब्राह्मण फार्मर्स डिपोजिटेड लेस लैंड रेवेन्यू, लेस टैक्सेस देन अदर फार्मर्स। ब्राह्मणों वाले मामले में तो यह था कि एक तो ब्राह्मण धार्मिक स्थिति में वैसे उच्च माने जाते थे, तो उनको कई मामलों के अंदर छूट मिला करती थी। राजपूतों वाले मामले के अंदर यह था कि राजपूत ज्यादातर सैनिक सेवा देते थे। ज्यादातर क्या देते? वो आर्मी के अंदर जाया करते, क्योंकि वो आर्मी में जाते इसलिए उनसे कहा जाता कि तुमसे टैक्स क्या लिया जाएगा? कम। आप इसको ठीक यूं समझ लीजिए कि आज अपने कहते हैं कि जितने भी अपने फौजी भाई हैं उनके लिए कैंटीन है ना, बाकियों के लिए तो नहीं है। मास्टर जी कहा कि भाई काम करो तो सामान खरीद के लाओ मार्केट से, फौज साहब को कहा कि नहीं आप काम करो तो आप कैंटीन से सामान ले लो। कैंटीन से सामान क्या मिलेगा? सस्ता। क्योंकि हम ये मानते हैं कि फौजी द्वारा किया गया काम और दूसरे द्वारा किया गया काम घंटों की स्थिति से भले ही बराबर हो, पर उनका जो काम करने का तरीका है या वहां जो जीवन जितना वल्नरेबल हो जाता है वो चीजें बहुत अलग है। तो इसके लिए उन व्यक्तियों को कुछ अलग से सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो हमने कहा उनके लिए किसकी सुविधा है? कैंटीन की। ताकि तनख्वाह उतनी दे रहे हैं पर खर्चा उसका कम हो जाएगा, तो उसकी बचत क्या हो जाएगी? थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। यही तो मतलब निकला। जैसे आज भी उनको सुविधा मिल रही है, उस टाइम भी कहा जाता कि चूंकि तू फौज के अंदर है तो तू टैक्स थोड़ा क्या दे दे। हम आगे पढ़ेंगे, इस बात को याद रखना, इसके स्टार लगाओ, इस ये जो लाइन लिखी है। हम आगे पढ़ेंगे कि अलवर में एक राजा हुए थे, जय सिंह। कौन राजा हुए थे? और जय सिंह ने कहा कोई कम नहीं भाई साहब, राजपूत और ब्राह्मण भी उतना ही कर देंगे जितना बाकी वाले कर देते हैं। और उन्होंने कर बढ़ा दिए थे 40%। कितने बढ़ा दिए? इसलिए हम आगे एक बड़ा आंदोलन पढ़ेंगे, निमूचना। कौन सा पढ़ेंगे? कभी नाम सुना आपने निमूचन आंदोलन? तो निमूचन आंदोलन का तो रीजन यही था कि महाराजा जय सिंह, जो अलवर का राजा था जय सिंह, जो हम पढ़ते हैं बाल विवाह पर रोक लगाता है, वो राजपूत और ब्राह्मण किसानों पर कितने परसेंट टैक्स बढ़ा देता है? 40 तो खूब हो गए, खूब हो गए तो बाकी लोगों के लगभग बराबर आ गए। बराबर आ गए तो बाद में आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का नाम क्या था? क्या था? निमोचन। वो आगे जब आप मॉडर्न पढ़ेंगे तब अपने निमोचना पढ़ेंगे तब याद रहेगा। मैं तब बताऊंगा कि राजपूत और ब्राह्मण किसानों पर कर बढ़ा दिया गया था, तब ये नहीं पूछोगे क्यों बढ़ा दिया। समझ जाओगे कि सर पहले कम हुआ करता था इसलिए अब उसने क्या कर दिए थे? बढ़ा दिए। तो किन किन तीन बातों का ध्यान रखते? भूमि की उत्पादकता, फसल का बाजार भाव और किसान की जाति। कौन से किसानों से कम कर लिया जाता? कौन आएगा कर लेने के लिए? आएगा कौन? तो भू राजस्व के अधिकारी कौन होते? सुनना देखो, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर, कर्मचारी, एम्प्लॉय कौन होते?
एक तो स्टेट की तरफ से आते, राज्य की तरफ से आते। राज्य की तरफ से एक तो होता पटवारी, कौन आता? एक होता था तफेदार। उस समय ना थोड़े बड़े गांव होते, बड़े गांवों को बोलते थे तपो। क्या बोलते? तो तपो से टैक्स लेना आ रहा है, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया तपेदार। तपेदार करते करते क्या हो गया होगा? तफे। अच्छा, इधर गांव में कौन होगा? गांव में उनकी हेल्प कौन करेंगे? गांव के अंदर भी कुछ लोग होते हैं जो उनकी हेल्प करेंगे। गांव की तरफ से अधिकारी कौन हो? उनको बाद में बोलते चौधरी, क्या बोलते? पटेल। क्या बोलते? चौधरी या पटेल। तो कोई पूछेगी राज्य की तरफ से भू राजस्व अधिकारी कौन होते थे? पटवारी या तफेदार। गांव की तरफ से इसमें हेल्प कौन करता था? चौधरी और पटेल। उनको भी उसका हिस्सा मिलता है कि आप हेल्प कर रहे हो तो आपको उसकी तनख्वाह या जो भी हिस्सा वो मिले। एक बार ये उतारो, फिर मैं और समझाता हूँ। लैंड रेवेन्यू ऑफिसर, हाँ क्या? अभी अभी 2 मिनट सब बात करते हैं, इस पे आते हैं। क्या लिखा? भू राजस्व है। राज्य की तरफ से जो अधिकारी आते हैं उनको क्या बोलते हैं? पटवारी या तप। मैं एक नॉर्मल सी में बात बता रहा हूँ। पटवारी वह कर्मचारी है जो मध्यकाल से लेकर आज दिन तक है ना? बाकी के नाम चेंज हो गए होंगे लेकिन पटवारी का नाम चेंज। इसलिए गांव वाले आज भी यदि किसी से डरते हैं तो किससे डरते हैं? और सबसे बड़ी नौकरी कोई मानी जाती है तो गांव में क्या मानी जाती है? लोग आज भी कहते हैं भाई ऊपर बनवारी, नीचे या तो भगवान इधर का उधर कर सकता है या कौन कर सकते हैं? पटवारी जी। आपकी जमीन यहां तक थी लेकिन पटवारी जी थोड़ी खिसका के आगे कर सकते। पहले तो गांव में सबसे बड़ी नौकरी क्या मानी जाती? तो या आप यूं घर वालों को कहते भाई आरएस बनना और बनना, घर वाले कहते अरे छोड़, तो अपने क्या बन जा? पटवारी बन जाता। पटवारी या तफेदार है ना, उधर से जो राज्य की तरफ से आते। बेसिकली पटवारी वो था जो जमीन को नापता था। आज भी पटवारी जी जमीन को नापने का काम करते हैं। फिर कितना किसका टैक्स होगा ये तय करता तफेदार। कौन तय करता? 2 आदमी हो गए, एक जमीन को नाप देता है, एक जमीन का टैक्स डिसाइड कर देता है कितना क्या लिया जाएगा। तो कुल मिला के दोनों काम भू राजस्व के करते थे भाई। तो जमीन को नापेंगे तभी लैंड रेवेन्यू मिलेगा। तो 2 अधिकारी हो गए, एक तो कौन हो गया? पटवारी। रे कौन हो गया? कई जगह दोनों ही होते थे, कई जगह एक ही होता था, पर याद रखना कुल मिला के तफेदार राज्य का कर्मचारी जो भू राजस्व का काम करता है। फिर हर गांव के अंदर तय किया जाता है कि इस गांव का ये चौधरी है। अब ये नहीं कि पटवारी जी आ गए तो पटवारी जी एक एक किसान के पास जाएंगे। पटवारी जी चौधरी जी के पास जाते हैं और चौधरी जी जाकर लो चौधरी जी चलो भाई बताओ किससे कितना कितना टैक्स लेना है। तो गांव के एक चौधरी जी होते, वो सबको साथ लेके जाते हैं, फलाना जी से इतना लेना है, फलाना जी की जमीन इतनी है, इसका इतना टैक्स है। तो गांव का जो कर्मचारी हेल्प करता है उनको क्या बोलते? या क्या बोलते? पटेल। तो ये किसी टाइम में पोस्ट थी। क्या थी? चौधरी या पटेल क्या थी? पोस्ट। इसलिए यदि आप कभी नोटिस करेंगे तो ये दोनों सरनेम भारत के अंदर या अपने उत्तर भारत में कम से कम अलग अलग जाति के लोगों के नाम के साथ मिलेगी, है ना? अब बेसिकली चूंकि पश्चिमी राजस्थान के अंदर जाट बाहुल्य इलाका था, किसान ज्यादा जाट थे, इसलिए ज्यादातर चौधरी भी कौन हुए? जाट। इसलिए जाटों का आप सरनेम देख लेंगे। पर आप थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे, बाड़मेर जालोर की तरफ जाएंगे तो कड़बी, सीरवी, आंजना, अलग अलग जो भी कम्युनिटीज मिलेगी, जहां जिनके घर ज्यादा उनमें से एक क्या बना दिया जाता? चौधरी। आप कभी गंगानगर की साइड में बढ़ेंगे तो यहाँ आप हर जाति के अंदर देख लेंगे कि वहां पर चौधरी। इसलिए हरियाणा में सीएम थे चौधरी भजनलाल बिश्नोई, तो वो चौधरी सरनेम है ना। आप हम आगे एक फ्रीडम फाइटर पढ़ेंगे अपने राजस्थान के, रामनारायण चौधरी, बाणी है, सेठ। चिड़ावा के थे तो सेठ है, बाणी थे। मुझे याद है, मैं पहले मालवीय नगर रहता, हमारे पास में एक दुकान थी चौधरी जनरल स्टोर। तो मुझे लगा भैया अपने कोई नागौर चूरू साइड के होंगे, जाट होंगे, अपने दोस्ती करते हैं इनसे तो उधार मिलेगी। भाई स्टूडेंट के दिमाग में तो यही चलता है ना, अपने जाके पूछ लेते हैं भाई कौन से हो क्या हो, अपने उस इलाके में रहे, अपने सब कुछ बातें जानते हैं। भैया ने कहा मैं तो सेठ हूँ, बाणिया हूँ। बाणिया तुम जल्दी से उधार देगा नहीं, है ना? तो मैं ये बता रहा हूँ, तो वो हमारे पास दुकान थी तो मेरी याद है, वो सरनेम लगाया करते चौधरी। आप कभी पाकिस्तान के कुछ लोगों के नाम पढ़ोगे तो वहां मुसलमानों के नाम के आगे भी आपको मिलेगा चौधरी, है ना? इसका मतलब गांव के अंदर एक चौधरी हुआ करता था। और आज भी मैं कहता हूँ, आज भी अपने मान लो 3 जने आपस में लड़ रहे हैं और अपने में से कोई चौथा आदमी अपने को आगे छुड़ा, अपने के चौधर ना करे, है ना? जो मामले सुलझाए, जो कोई डिसाइड करे, वो अपने आप में क्या है? ये पटेल
गांव के अंदर एक पटेल जी हुआ करते, फिर धीरे धीरे क्या हुआ भाई, एक किसी व्यक्ति को मिला, फिर उसके परिवार ने लगाना शुरू किया, परिवार बड़े होते चले गए, तो धीरे धीरे हमने वो सरनेम के रूप में यूज लेना शुरू कर दिया। जैसे किसी ठाकुर, किसी टाइम के अंदर गांव के अंदर एक ठाकुर होता है ना, गांव के अंदर एक ठाकुर है, उसका काम, वो सामंत है, वो वहां से टैक्स लेगा, उसका काम, पर धीरे धीरे वो सरनेम की तरह यूज होने लग जाते हैं, तो वो अलग चीज हो जाती है। आई बात समझ में? तो अपने यहाँ बेसिकली राजस्थान के अंदर पटवारी या तफेदार होते हैं, या कौन होते हैं इधर पंजाब साइड के अंदर, यही जो पटवारी या तफेदार, सॉरी ये चौधरी या जो अपने क्या है पटेल है, इनको उधर पंजाब साइड के अंदर बुला करते लंबरदार। क्या बोलते? इसलिए जब आप पंजाबी गाने सुनेंगे तो उनके अंदर आता है लंबरदार, नहीं है लंबरदार, है ना। उधर उधर की थोड़ी सी व्यवस्था अलग हो जाती है। जैसे मैं एक सिंपल बताता हूँ आपको, अपने यहाँ पर जमींदार का मतलब है सामंत। जमींदार का मतलब क्या था? आप अपनी किताब पढ़ोगे, जमींदार किसानों से अधिक कर लिया करते थे, इसका मतलब जमींदार किसानों से कर लेता है, इसका मतलब जमींदार क्या है? सामंत। गंगानगर साइड में जमींदार का मतलब था किसान। जमींदार का मतलब क्या था? पंजाब साइड में, गंगानगर पंजाब वाले बैठे, उसका टच अपने गंगानगर पड़ता तो असर आ गया। कारण ये था, अपने इस साइड के अंदर ये मानते कि जमीन राजा की, राजा ने जमीन दे दी सामंत को, सामंत ने जमीन दे दी किसान, तो सामंत अपने आप में जमीन का मालिक है। जमीन का मालिकदार क्या होता है? मालिक। जमीन का मालिक इसलिए क्या हो गया? जमींदार। तो वहां पहले राजा था, फिर सामंत था, फिर क्या था? किसान। उधर पंजाब साइड में अंग्रेजों ने सामंत वाली व्यवस्था खत्म ही कर दी। अंग्रेजों ने कहा किसान सीधा स्टेट को टैक्स देगा, तो भूमि का मालिक कौन? किसान हो गया, सीधा से स्टेट को टैक्स देगा। जमीन का मालिक इसलिए क्या हो गया? जमींदार। इसलिए आप पंजाबी गाने सुनते हो अपने यहाँ, तो आप यदि हिस्ट्री पढ़ोगे तो आएगा, जमींदार किसानों का शोषण करते थे, जमींदार किसानों से कर अधिक लिया करते थे, जमींदारों के पास अथाह पैसा था, इस प्रकार की बातें मिलेगी। तो आप लोग जमींदार मतलब भयंकर पैसे वाला आदमी है। हो सकता है आपका गंगानगर का फ्रेंड हो, आप उससे पूछो पापा क्या करते हैं, वो जमींदार। आप और इसके तो हेलीकॉप्टर बाहर ही खड़ा रहता होगा, या 5-7 गाड़ियां तो इसके पास होती होगी। और फिर वो एक दिन कहे कि यार इस बार तो पीजी की फीस कैसे देंगे? पापा ने कहा कि पैसे तो 10 तारीख बाद में आएंगे, अभी तो आए नहीं। आपको लगेगा यार ये तो कह रहा था मेरे पापा जमींदार है, फिर इसके पास पैसे क्यों नहीं? तब आप पुनः पंजाबी गाना याद करना, मेरा बापू जमींदार किथों लेके देवे कर, है ना, कि बापू किसान है, तो किसान की स्थिति ज्यादा अच्छी। अपने ज्यादातर खेती वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं, अपने जानते हैं कि भाई पैसा ज्यादा होता नहीं है खेती के अंदर, ठीक है भाई अपने घर चलते हैं, इतना ही तो पैसा होता है। तो बस वो क्यों बात है। तो जमींदार का मतलब इधर अलग था, उधर अलग था। तो वैसे वैसे उधर जो इस प्रकार के जमींदार टाइप के आदमी या जो टैक्स लेने वाले जो आदमी बनाए गए थे, उनको बोलते लंबरदार। क्या बोलते? अलग अलग जगह अलग अलग लोग होते थे। आई समझ में? अब भू राजस्व लेते कैसे? भू राजस्व लेने के तरीके क्या क्या थे, लिखो। भू राजस्व निर्धारण की विधियां, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। भू राजस्व निर्धारण की विधियां, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। भू राजस्व निर्धारण की विधियां। एक नंबर लगा के लिखो, लाटा कुंता। कौन सी है? पुनः समझना, देखो बेसिकली वे भाई बंधु ज्यादा जिनका गांव से या खेती से कभी लेना देना ना पड़ा, आप तो पक्का ही समझ लेना। गांव में जब फसल को काट लेते हैं, बेसिकली दो काम होते हैं, एक फसल को काटना, एक उसमें से कचरा अलग करके उसको साफ करना। तो गांव में जब फसल को काट लिया जाता है, काटने के बाद उसकी गठरियां बना बना के खेत के अंदर रख देते हैं, उन गठरियों को बोलते हैं लाटा। क्या बोलते हैं? गांव में बोलते हैं लाटे निकाल लिए, खड़ा निकाल लिया, इस प्रकार के वर्ड बोलते हैं उधर। तो वो फसल की गठरियां जो खेत के अंदर रखी रहती है, पड़ी रहती है, उनको क्या बोलते हैं? अभी उनका कचरा साफ नहीं किया गया, वो पड़ी कचरा साफ करेंगे तो एग्जैक्टली पता चलेगा अनाज कितना और कितना नहीं। पर अभी तक जो अपने काट के रख लिए उसको क्या बोलते हैं? लाटा। तो जब भी फसल के लाटे निकलने लगते, जब फसल खेतों के अंदर पड़ी रहती काटने के बाद, तब राज्य की तरफ से पटवारी आता। राज्य की तरफ से कौन आता? पटवारी, तफेदार जो भी होता वो आता। और वो जो लाटे पड़े रहते, उनके आधार पर भू राजस्व बताता कि कितना होगा और कितना नहीं होगा। मतलब लाट, अब एक तो क्या है, भू राजस्व लेने का तरीका यह है कि जितनी फसल उतना क्या ले लो आप, भू राजस्व। मान लो भू राजस्व ये कर दिया गया कि फसल का 1/3 होगा, फसल का 1/3 होगा। जैसे मान लो मेरे 150 क्विंटल फसल हुई, तो स्टेट को कितनी देनी पड़ेगी? 50। यदि मेरे 30 क्विंटल हुई तो स्टेट को 10।
यदि मेरे 6 क्विंटल हुई तो स्टेट को दो, 1/3 दे दूं, जितना होता है उसका। तो ये तो तब होगा जब मैं लाटे निकाल ली, मतलब फसल मैंने निकाल ली, निकालने के बाद उनका कचरा साफ किया, कचरा साफ करने के बाद बचला मेरी 150 है, मैं स्टेट को कितना दे दूंगा, 50। पर वो अभी साफ करने से पहले जब वो लाटे पड़े रहते तब राज्य की तरफ से पटवारी आता, वो जो लाटे पड़े रहते उनके आधार पर अंदाजा लगाता कि फसल कितनी हो जाएगी, अनुमान लगाता कि फसल कितनी हो जाएगी। और कि भाई लाटे कहां तक है तुम्हारे, उसने वो वहां तक मेरे लाटे, अरे ठीक है तेरी फसल इस बार तेरे हो जाएगी 200 क्विंटल। कितनी हो जाएगी? तो लिखता कि इसके इस बार 200 क्विंटल फसल हो जाएगी, तो 200 का 1/3 लगभग 66 के आसपास। तो लिख देता भाई 67 या 66 जीता हुआ कि 67 क्विंटल अनाज जो है वो राजवीर के खेत से और स्टेट को जाएगा, मतलब राजा को देना पड़ेगा, सामंत को देना पड़ेगा, लिख के चला गया। मेरी शिकायत ये है कि यार अभी मैंने साफ नहीं किया, और जब मैं इसको साफ कर लूंगा कचरा इसका निकल जाएगा, तब ये मेरे 210 नहीं होगी, 200 नहीं होगी, तब ये मेरे होगी 180। तो 180 के हिसाब से मेरे टैक्स कितना जाना चाहिए, 60, पर वो कितना लिखे चला गया 67। तो 7 क्विंटल का तो मेरे घाटा लग रहा है ना, फालतू में 7 क्विंटल क्यों दूं। पर वो कहते ना ना हमने अंदाजा लगा लिया, अंदाजे के आधार पर इतनी ही फसल होगी। अंदाजा हमेशा ज्यादा ही लगाते, कम क्यों लगाएंगे। अंदाजे को राजस्थानी भाषा में कहते हैं कुंता। अंदाजे क्या कहते हैं? कभी नवीन जी मेरे पास आए, आगे पूछे कि सर क्लास में आज कितने बच्चे आए, और मैं अंदाजा लगा के कहूं कि यार मेरे को लगता है यार आज ये 550 है, तो राउंड फिगर में बता दिया, या तो मैंने कुंता लगा दिया आपका, और मैं कहूं ना भाई गिनो 1 2 3 4, और फिर मैं नवीन जी को, नवीन जी रुको आज ये 566 क्लास के अंदर आए, तो ये सही तरीका है। पहले वाला क्या है, कुंता। तो अंदाजे लगाने को राजस्थानी में क्या कहते हैं? एस्टिमेट करना, अंदाजा लगाना, अपने राजस्थानी का वर्ड है उसको बोलते हैं कूंटना। क्या बोलते हैं, है ना। आपने अब धीरे धीरे शब्द कुछ घट गए, कम हो गए, वरना पहले मेरे को याद है कि पहले से घर में कोई घी लेने के लिए आता, गांव में गाय भैंस रखते, अपने गाय भैंस से तो अपने दूध घी है, पड़ोसियों के नहीं है तो उनके नहीं। स्थिति थोड़े दिन बाद उल्टी हो सकती है, उनके और अपने, यही चलता रहता है। तो जैसे मान लो अपने घर पे पड़ोस के जो चाची जी ताई जी वो घी लेने के लिए है मम्मी से, और मम्मी को कहा भाई आपके पास घी है, हाँ पड़ा है, कितना है, तो मम्मी अंदर से केतली उठा के, डोलू बर्तन जो भी होता है उठा के लेके आती कि लो ये लो भाई ये पड़ा घी, कितना है इसके अंदर, कूंट लो, क्या कर लो, अंदाजा लगा लो इसका। फिर वो बर्तन के अंदाजे लगाते, तोलने के साधन कहां पड़े थे इतने, बर्तन के अंदाजे लगाते कि 5-1 किलो की तो है कि ले जाओ। अब आपको सर घी किलो में नहीं, पर गांव में किलो में देते हैं। आप कभी नहीं सुनोगे इतने लीटर लेके आए दूध, कोई अपने ये कहते हैं हमारे 10 किलो है, हमारे 15 किलो है, ऐसे बोलते हैं कि 5-1 किलो की तो है। अब वो 5 किलो में उनको दे दी गई, क्या भाव लगाया, अपने का भाई 1000 रुपए के लेंगे, तो अपने को 5 किलो के 5000 रुपए दे के जाओ। अब यदि 5.25 निकला तो भला आपका, 4.25 निकला तो फूटे आपके। हमने कितने में कूंथ के दिया, पर अधिकतर मामलों में 5.25 ही होता है ना, ज्यादातर मामलों में 4.25 वो होता नहीं था। तो कूटने का मतलब क्या हो गया, अंदाजा। तो फसल के अंदाजे लगाए जाते तब उसको क्या बोलते, क्या बोलता, आगे बात समझे, फसल के अनुमान के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया जाता, कितनी फसल तुम्हारी हो जाएगी। फसल या तो खड़ी रहती तब, या फसल के जब लाटे निकाल लिए जाते तब, लाटे के बाद आते इसलिए ज्यादातर नाम क्या पड़ गया। आई बात समझ में। आगे हम सारे किसान आंदोलन पढ़ेंगे, उनमें किसानों की सर्वाधिक समस्या क्या है, वो कह रहे हैं भाई साहब तोल के लो यार, तुम तो मैं फसल साफ कर लूं कचरा अलग हो जाए तब ले लेना, तब यदि 300 निकला तो मैं तुम्हें 100 दे दूंगा, पर 100 निकला तब 33 ही लेके जाओगे। तुम ये नहीं कि यार निकलेगा तो 100, तुम लिख के जाते हो 150, मेरे को देना पड़ता है 50, जबकि होता है मेरा 33, 17 किलो 17 क्विंटल फालतू में खा गया मेरा। तुम आई बात समझो, लिखो। फसल के अनुमान के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। लैंड रेवेन्यू वाज डिसाइडेड ऑन बेसिस ऑफ एस्टिमेशन, एस्टिमेशन ऑफ, क्या हुआ, काट देना तो, एस्टिमेशन ऑफ क्रॉप, फसल के अनुमान के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। ये तुम्हारी फेयरवेल पार्टी कौन से बैच की, अरे अरे दोक नहीं देनी रहे, क्यों बुढ़ापा फील करवाओ। अच्छा क्या फोटो खिंचवाओगे तुम, अच्छा तुम इस बात की तस्दीक लेना चाहते हो कि दे दिया कार्ड, लो लो फटाफट। हंसो, हाँ 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 हाँ, दोबारा ले, दोबारा ले, हंसते हुए ले, हंसाओ रे थोड़े, हंसाओ आप, हाँ 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 हाँ। अब ठीक है, ओ पक्का, मतलब अपनी कोई इज्जत नहीं है भाई। और कितने लोग ला रहे हैं, बस तो ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। वैसे तुम क्या करोगे, मतलब विदाई लेके तुम रहोगे तो यहीं, तुम कौन सा स्प्रिंग बोर्ड छोड़ के जा रहे हो, चलो ठीक, कितनी तारीख को है,
कल शाम को कहाँ पे? ठीक, वो पिछली बार हुआ था भाई। चलो ठीक है। तुम क्यों ला, वो तुम्हारी विदाई थोड़ी है। तुम तो आए हो अभी, इनके गीत गाने कोई ऐसा सिद्ध चलिया, तुम्हारे थोड़ी गाने। ये मेरे कभी समझ में नहीं आता कि भाई हर बेच कहता है कि सर हमें विदाई दो, फिर वो रहता ही यही है। भाई जब तक स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो जाता है तो कोचिंग आएगा। और स्प्रिंग बोर्ड तो ऐसी जगह हो गई जहां कोच वो सिलेक्शन के बाद भी आते हैं खूब सारे लोग जिनकी जयपुर में पोस्टिंग रहती है। भाई उस दिन जो थे अपना यूं भाई था कि भाई फाउंडेशन डे है, क्यों इनविटेशन थोड़ी भेजे हुए थे किसी को, पर जो जो स्टूडेंट यहाँ पर थे उनका नहीं भाई आज फाउंडेशन डे तो अपने को भी चलना, तो तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। तुम यही हो, तुम्हें पता चलेगा आज भंडारा है, तुम मरे नहीं चुकोगे। बात ये नहीं है कि भाई तुमको खाने पीने के भूखे हो, बात है कि तुम्हें लगा है ना, तुम्हें लगता है कि यार अपनी कोचिंग है, अपना घर है, अपने को चलना ही चाहिए वहां पर, तो तुम अपने आप आ जाओगे। विदाई उनको दी जाती है जिनको भाई टाटा बाय बाय, आज के बाद तुम दिखोगे नहीं। पर यूं टावरों को खुद को ही लगता है कि नहीं नहीं विदाई होनी चाहिए, तो भाई लो विदाई, फिर ये आके लेते हैं हम विदाई दो सर हमें, हम तुमसे विदाई लेना चाहते हैं। जबकि हम कहते हैं भाई हम तुम्हें किस बात की विदाई दें, हम नहीं चाहते कि तुम्हें किसी बात की विदाई हो, तुम्हें बाद में भी जरूरत पड़े तो हम तुम्हारे साथ खड़े। पर फिर यूं मान लिया जाता है कि भाई विदाई का मतलब है तुम सबके सिलेक्शन हो जाएंगे, तुम्हें वापस आने की आवश्यकता, हमारी तरफ तो आशीर्वाद है। अब जो होना होगा वो बाद में एग्जाम के बाद पता चल जाएगा। तो आप भी जब विदाई लोगे तब आपका विदाई समारोह होगा। अब इनका है तो कोरोना के टाइम में 2-3 बैच का हुआ नहीं, तो उन 2-3 बच्चों को रिग्रेट है कि हमें विदाई समारोह तो हुआ ही नहीं था, हमारा हमें फेयरवेल तो दी नहीं गई थी, तो उनको भी देनी। क्या लिखा? फसल के अनुमान के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। लैंड रेवेन्यू वो डिसाइडेड ऑन बेसिस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ क्रॉप। फसल के अनुमान के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया जाता, समझ गए ना? लाटा मतलब फसल जो कटी हुई फसल पड़ी है, गठरियां पड़ी, उसको क्या बोलते हैं? लाटा। कुंता मतलब आज के बाद आप यूज में लिया करो इस वर्ड को, अंदाजा कहीं लगाना कर कूंत लो, क्या कर लो, धीरे धीरे आपके वर्ड दिमाग में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। वरना अक्सर जब यूं पढ़ते हैं ना जल्दी से कि लाटा कूंता, तो हमें लगता है लाटा क्या है, कुंता क्या है। इंग्लिश मीडियम वालों को और भयंकर समझ लाटा कूंता, तो उनको फील ही नहीं होता कि यार कोई ऐसी भी कोई चीज होती है क्या। बड़ा आपने ध्यान। अगला लिखो। हमें गांव में रहने वालों को ये थोड़े फायदे हुए हमें। अगला लिखो मुकाता। ये कहाँ चल रहे हैं गाने आज? बगल में पास वाले क्लास में? क्लास में तो आप तो कह रहे थे क्लास होती नहीं। अच्छा ये डांस की प्रैक्टिस और कर रहे होंगे। अगला कौन सा लिखा है? मुकात। मुकाता क्या होता है देखो ना, ये भी टर्म यूं बड़ी अच्छी टर्म। जब एक साथ निर्धारित कर दिया जाए पूरे गांव का भू राजस्व, तब उसको क्या बोलते हैं? भाई नॉर्मली तो मैंने कहा चौधरी जी एक एक किसान के पास जाएंगे, ये किसान है, इनके पास इतनी जमीन है, ये इनके लाटे पड़े देख लो। एक स्टेट चौधरी जी को कहता हमें नहीं पता आपके गांव से 1000 रुपए टैक्स दो, है ना, इस गांव का 1000 रुपए रेवेन्यू बनता है, पट्टा रेख में 1000 रुपए लिखा हो, 1000 रुपए लाओ। तो अब भाई वो अलग अलग किसानों से किससे कितनी लेनी है, अब चौधरी जाने, चौधरी जी का काम जाने, पटेल ठाकुर सामंत जो कोई वहां से टैक्स लेने वाला है वो लेके दे दिया करता। तो जब पूरे गांव का भू राजस्व एक साथ निर्धारित कर दिया जाता उसको क्या बोलते? क्या बोलते? क्या बोलते? मैं कहता हूँ गंगानगर साइड में टर्म आज भी है, किसी चीज को एक साथ करना होता है ना मुकाल्यो। आज भी को एक साथ ही निर्धारित करना होता है ना किसी चीज को, यार ये कैसे करेगा, मुकाल्यो मतलब खत्म करो यार, पूरा एक साथ कुरकुरा के छोड़ो, तो उस मुकाल्यो से ही क्या बन गया? मुकद्दम। लिखो भू राजस्व, पूरे गांव का भू राजस्व एक साथ निर्धारित कर दिया जाता था। लैंड रेवेन्यू ऑफ होल विलेज वो डिसाइडेड इन वन टाइम। पूरे गांव का भू राजस्व एक साथ निर्धारित कर दिया जाता था। लैंड रेवेन्यू ऑफ एंटायर विलेज या होल विलेज वो डिसाइडेड इन वन टाइम। पूरे गांव का भू राजस्व एक साथ निर्धारित कर दिया जाता था, एक समय में निर्धारित कर दिया। अलग अलग पास में किसी के जाने की जरूरत नहीं है, आप तो इतना ला दो हमें तो। अब गांव वाले अपने आधार पे कर लेते भाई किससे कितना लेना किससे कितना नहीं लेना। अगला लिखो डोरी। अगला क्या? नापते। जमीन को नाप के यदि भू राजस्व लिया जाए तब क्या है? फसल के आधार पे लिया जाए लाटा कुंता, पूरे गांव का एक साथ कर दो मुका। जमीन नापी 3 बीघा इतने दे, 5 बीघा इतने दे, बीघे के आधार पे जमीन को नाप के जब लिया जाता तब क्या बोलते? डोरी। नापने का मत, डोरी से नापते इसलिए नाम ही क्या हो गया टैक्स का? डोरी। लिख लो।
देखो, भू राजस्व भूमि की नाप के आधार पर लिया जाता था। लैंड रेवेन्यू वो डिसाइडेड ऑन बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड। भू राजस्व भूमि की नाप के आधार पर लिया जाता था। लैंड रेवेन्यू वो डिसाइडेड ऑन बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड। भूमि की नाप के आधार पर लिया जाता था। अगला लिखो, घुघरी। घुघरी अगला टेक्स्ट कौन सा है? घुघरी का वैसे बेसिक मीनिंग होता है बीज, सीड, है ना, खाने की चीज होती है। वैसे घुघरी अपने होता क्या था, कई बार राजा किसान को बीज देता। भाई किसान बीज कहां से लाएगा, उसको बाजरा बोना है, बीज वगैरह, तो राजा कहता भाई मैं तेरे बीज की व्यवस्था कर दूंगा, जितना बीज दिया उसके अनुपात में मेरे को क्या दे दिया जाए, टैक्स। अब भाई 5 किलो दिया तो इससे इतना लिया जाएगा, 6 किलो दिया तो इससे इतना लिया जाएगा। जितना बीज दिया जाता उसके आधार पर जब टैक्स लिया जाता उसको क्या बोलते हैं? फसल के अनुमान के आधार पर, पूरे गांव का एक साथ, जमीन को नाप के, बीज के आधार पर राज्य द्वारा किसान को बीज उपलब्ध करवाया जाता था। स्टेट प्रोवाइडेड सीड्स टू फार्मर्स। राज्य द्वारा किसान को बीज उपलब्ध करवाया जाता था, या किसानों को बीज उपलब्ध करवाया जाता था। स्टेट प्रोवाइडेड सीड्स टू फार्मर्स, तथा इसके आधार पर भू राजस्व ले लिया जाता था। एंड लैंड रेवेन्यू वाज टेकन ऑन इट, तथा इसके आधार पर भू राजस्व ले लिया जाता था। एंड लैंड रेवेन्यू वाज टेकन ऑन इट। ये बेसिकली कई बार ऐसे मामलों के अंदर भी होता है कि अक्सर अपने गांव के अंदर अभी भी आप देखेंगे कि बाजरी भी है ना, मान लो मेरे खेत में बाजरी होती तो मैं बाजरी क्या करूंगा, तो मैं उसके 3 टुकड़े कर देता हूँ। एक वह है जो मैं खाने के लिए रखता हूँ, एक वह है जो मैं बेचने के लिए रखता हूँ, एक वह है जो अगले साल के बीज के लिए काम आएगी। 3 टुकड़े, एक मैं खाने के लिए कि भाई ये अच्छी बाजरी है अपने खेत वाली, ये तो खाएंगे, घर में काम आएगी अपने, या पशुओं के डालने के लिए, जो भी है अपने, वो अपने घर की पशुओं की व्यवस्था की। अब बच गई, इसका क्या करना है, बेच कर नहीं। पर कुछ रखते हैं कि ये अगले साल के बीज लाएंगे, थोड़ी अपने बीज में ये बाजरी काम ले लेंगे, तो अच्छी वाली बाजरी होती है उसमें से कुछ अपने बीज के लिए रख लेते हैं। पर मान लो अकाल पड़ा, अकाल पड़ा तो फिर तो बीज भी खा जाएंगे, फिर तो अपने पास बचेगी नहीं ना। तो अब वो जब कई बार क्या होता, अकाल के बाद में जब भी बरसात हुई, अब बरसात हुई तो अब किसानों को बीज चाहिए, तो बीज कौन देगा फिर? ऐसे मामले में राजा जब बीज देता तो राजा बाद में कहता है भाई जितना मैंने बीज दिया है इसके आधार पर मेरे को क्या दे देना, टैक्स। तब उसको क्या बोलते हैं? भू राजस्व। समझ में आ गया? तो अब दोबारा कोई पूछे भूमि कितने प्रकार की, कौन कौन सी, कौन सी? कृषि भूमि और चरणोता। चरणोता को और क्या बोलते हैं? कैसी भूमि होती? सार्वजनिक, किसी का, सबका इस पे राजा इसको। कृषि भूमि कितने प्रकार की होती, कौन कौन सी? उन्नाव या पीवल या दूसरी, और जिसके अंदर कृत्रिम साधनों का प्रयोग होता, और जो वर्षा पर आधारित होती। भू स्वामित्व सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से किसान कितने प्रकार के? जिनके पास खुद की जमीन होती वो अपनी जमीन का पट्टा रखते उसको, जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती वो दूसरों की जमीन जोतते थे, उनको और क्या कहते? सिक्किमी कहा जाता था। फिर आज आपने पढ़ रहे थे कि भाई जो लैंड रेवेन्यू लिया जाता उसके क्या क्या नाम थे? क्या क्या नाम थे? भोग, भोज, लगान और हासिल। यदि वो अनाज के रूप में था तब तो भोग, और यदि वो नकदी के रूप में होता तब क्या? ऋण। भू राजस्व निर्धारण में 3 बातों का ध्यान रखते: भूमि की उत्पादकता, फसल का बाजार भाव, किसान की जात। राज्य की तरफ से टैक्स लेने कौन आते? पटवारिया, तफेदार। अपने गांव की तरफ से चौधरी या पटेल। फसल के आधार पर अंदाजा लगा दो, पूरे गांव का एक साथ कर दो, जमीन का नाप के ले लो, बीज के आधार पे ले लो। पड़ गई बात। अब रेवेन्यू का, भू राजस्व का मतलब तो क्या? लैंड रेवेन्यू है ना, जमीन पर लगता है, पर इसके अलावा भी टैक्स लगते होंगे। और कौन कौन से थे? लिख लो, अन्य कर। स्टेट को और कहां कहां से टैक्स मिलते थे, तो ये राजस्व के अंदर ही वो बात आ जाएगी। अन्य कर, 2-3 टैक्स पढ़ते हैं, देखो अपने। एक टैक्स लिखो, सिंगोटी। टैक्स कौन सा है? जिनके पास भी सींग वाले पशु हैं, जिनके पास भी, वो जब पशुओं को खरीदेंगे या बेचेंगे तो उन पे टैक्स लगेगा। उसका नाम क्या? आज भी मैं कहता हूं पशु मेले से पशु खरीदो, टैक्स लगेगा।
है ना, ये तो ठीक है, अपने वैसे दे देते हैं भाई, गा ले जाओ, इतने रुपए दे दो, घर आपस में बांट ली तो बात अलग है। बाकी आज भी सरकारी खरीद यदि आप करते हो पशुओं को तो आप पे टैक्स लगे। तो पशुओं के क्रय विक्रय पर लगने वाला कर कौन सा था, देख लो। पशुओं के क्रय विक्रय पर, ऑन सेल एंड परचेज ऑफ केटल्स, पशुओं के क्रय विक्रय पर, ऑन सेल एंड परचेज ऑफ केटल्स या ट्रेड ऑफ केटल्स, पशुओं का व्यापार एक प्रकार से, उस पर जो टैक्स लगता है वो कौन सा हो गया, सिंगुट। अगला लिखो, जाजम। जाजम बेसिकली क्या होती है, बैठने की जगह, बैठने की जगह, जमीन, जमीन की खरीद बिक्री पे, भूमि के क्रय विक्रय पे जो टैक्स लगेगा वो कौन सा होगा, देख लो, भूमि के क्रय विक्रय पर, ऑन सेल एंड परचेज ऑफ लैंड। अभी भी मैं कहता हूं, अपने नया प्लॉट वगैरह लेते हैं, अपना कोई जानकार पूछता है कि अरे प्लॉट कितने में लिया, तो लेने वाला कहता है वैसे प्लॉट तो 40 लाख का है पर कागजों समेत 50 पड़े, तो मतलब 10 लाख रुपए सरकार ने लिए हैं। रजिस्ट्री कहते हैं ना कि रजिस्ट्री के इतने रुपए लग गए, तो रजिस्ट्री वाले रुपए आज भी कौन से हैं, जाजा। अगला लिखो, डांड। अगला कौन सा है, सुनना देखो, ये राजस्थान, ये यूपी। यदि मैं राजस्थान से यूपी में जाके सामान बेचता हूं तो मेरे पे जो टैक्स लगेगा वो, तो जयपुर से जोधपुर बेचो, जोधपुर से अलवर बेचो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट या गांव से दूसरे गांव, इस पर एक जगह से दूसरी जगह जाने पे जो टैक्स लगता है, टैक्स कौन सा था, देख लो। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं के बेचने पर, वस्तुओं के क्रय विक्रय पर, पूरा लिखो, एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तुओं के क्रय विक्रय पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं के क्रय विक्रय पर, ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं के क्रय विक्रय पर, ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब और सुनना देखो, अगला एक शुल्क लिखो फिर मैं बताता हूं, लिखो पारगमन, इंग्लिश में वैसे लिखना ट्रांजिट, पारगम, सॉरी पारगमन मत लिखो, लिखो सायर, टैक्स का नाम तो लिखो सायर, फिर वो लिखेंगे, टैक्स का नाम तो लिखो सायर, पारगमन कहते हैं उसको, टैक्स का नाम लिखना सायर, उस टाइम की भाषा में अपना सायर बोलते हैं इसको। अब देखो इधर देखना वापस, ये राजस्थान, ये यूपी, ये बिहार, है ना। मैं राजस्थान से यूपी में सामान बेचता हूं तब मेरे को यहाँ पे क्या देनी पड़ेगी, पर मैं नहीं बेच रहा है यूपी में, मैं तो बेच रहा हूँ बिहार, कहाँ बेच रहा हूँ, तो मेरे पे डांड कहाँ लगेगी, बिहार वाले डांड लेंगे, पर यूपी वाले कहेंगे भाई साहब क्रॉस कर रहा है तू, इसलिए हमें टैक्स दे, इस टैक्स को बोलते सायर। क्या बोलते, यूपी वालों को क्या देनी पड़ेगी, सायर, बिहार वालों को क्या देनी पड़ेगी, भाई जहां बेच रहा हूं वो तो लेंगे मेरे से, वहां व्यापार कर रहा हूं वो डांड लेंगे, पर वो कहेंगे भाई साहब हमें क्या दे, सायर। जैसलमेर को सर्वाधिक इनकम सायर की होती, लेकिन बताया था मैंने, सिंध से आगरा, आगरा से सिंध, दिल्ली से मध्य एशिया, दिल्ली से अफगानिस्तान, जो भी जाएगा वो इधर से जाएगा। अब इसको पार करके जा रहे हैं ना, इसलिए इस शायर को बोलते हैं पारगमन शुल्क। क्या बोलते हैं भाई, इसको पार कर रहे हैं हम इसलिए हमें टैक्स दिया जाए, पारगमन शुल्क, ट्रांजिट फी, हम आपको ट्रांजिट दे रहे हैं, यहां से आप यहां से जा सकते हो बिना टैक्स दिए, आप यहां से जा, लिख लो पारगमन शुल्क, शायर के आगे लिख लो पारगमन शुल्क, ट्रांजिट फी। ट्रांजिट फी, पारगमन शुल्क, समझ गए ना। तो यदि मैं पशुओं का क्रय विक्रय करता हूं, सिंगोट, जमीन का करता हूं, एक जगह से दूसरी जगह बेचता हूं, एक जगह से दूसरी जगह बेचते समय किसी तीसरी जगह को पार करता हूं बीच में से, कौन सा हो गया, शायर। तो शायर की सर्वाधिक इनकम कौन से राज्य की होती है, लिख लो कोष्टक में, सर्वाधिक आय बराबर जैसलमेर, इसी कोष्टक में लिखो, मैक्सिमम इनकम बराबर जैसलमेर। जैसलमेर के आय का एक मुख्य हिस्सा जो था वो किससे आता था, शायर से आता था, सर्वाधिक आय बराबर जैसलमेर, मैक्सिमम इनकम। और इसलिए देखो बार बार हम हिस्ट्री पढ़ते टाइम बीच बीच में पढ़ रहे थे कि किले सारे उन जगह पे बनाए गए जो व्यापारिक मार्गों पे, ताकि शायर ले ले, ताकि क्या ले ले, कि भाई इधर से उधर जाओगे तो आपको हमें क्या देने पड़ेंगे, टैक्स। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़, रणथंभौर इन सब पे कब्जा करना चाहता है, इन पे कब्जा होगा शायर नहीं देना पड़ेगा, भाई यहाँ पर अपना कब्जा हो गया तो अपने को टैक्स देने की आवश्यकता, आराम से अपने बेरोक टोक जा सकते हैं यहाँ से, आगे बात समझ में। तो ये 4 टैक्स।
अब ये जो ये पूरी सामंती व्यवस्था, इस सामंती व्यवस्था में कौन अधिकारी थे, कैसी हमारी जागीरें थी, वो सारी बातें पढ़ी। अब है कि सामंती व्यवस्था की क्या अच्छी बात है और क्या इसकी बुरी बात है। पहले बताओ, अच्छी बात करें गंदी बात करें? देखो, अच्छी करें। सामंती व्यवस्था के सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ फ्यूडल सिस्टम। फिर करेंगे गंदी बात। चलो, सामंती व्यवस्था के सकारात्मक प्रभाव। ऐसा गणा है ना, अच्छी बातें कर ली बहुत, एबीसीडी पढ़ ली बहुत, अब करेंगे। लेकिन सामंती व्यवस्था के सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ फ्यूडल सिस्टम। मान लीजिए अपने जयपुर रहते हैं, अपने पास अपना कोई दोस्त गांव से आता है, या वो किसी दूसरे स्टेट से आता है, बिहार, यूपी, कर्नाटक से कोई आता है, और अपने को आ कहता है कि यार मैंने नाम सुना है तुम्हारे जयपुर का बहुत ज्यादा। आपने कहते हैं हाँ भाई जयपुर बहुत सुंदर शहर है, तो यार मुझे जयपुर घुमाओ। ठीक है, आपने क्या घुमा देंगे। तो आप आज भी यदि उसको जयपुर घुमाने के लिए लेके जाओगे तो आप कहाँ लेके जाओगे? आप आमेर का किला दिखाओगे, आप जयगढ़ दिखाओगे, आप नाहरगढ़ दिखाओगे, आप उसे गोविंद देव जी का मंदिर दिखाओगे, आप उसको सिटी पैलेस दिखाओगे, आप उसको जल मंदिर, जल महल दिखाओगे, ये दिखाओगे बिल्डिंग से। आप ये तो है नहीं कि आप कह दो कि भाई शाम को अपने बीच पे चलेंगे, ये तो नहीं है ना। मंदिर महल माली यही दिखाओगे आप, ये सारे बनाए किसने? राजा ने, सामंतों ने। भाई ये राजा की व्यवस्था ही तो पूरी तरीके से। तो सामंतों ने हमारी स्थापत्य कला को बहुत बढ़ावा दिया। किसको बढ़ावा दिया? जो आज भी पर्यटन, भाई राजस्थान में टूरिज्म का तो मुख्य आधार ही हेरिटेज ही है अपना। तो ये किले, हवेलियां, महल देखने के लिए लोग आ रहे हैं, और इनको बनाने वाले सारे सारे कौन थे? राजा महाराजा। और कोई छोटी मोटी चीजें भी नहीं बनाई, बड़ी बड़ी विशालकाय बनाई, इतनी मजबूत बनाई कि हजार हजार साल बाद में भी आज भी पड़ी। भाई मैं कल ही आपको कह रहा था, भाई जैसलमेर का किला 1155 में बन गया है, 2055 आने वाला है, 20-22 साल बाद में 2055 आ जाएगा। हजार साल तो हो गए, 900 साल बीत गए, उसको 900 साल हो गए, अभी तक भी कोई गिरने का नाम है? चित्तौड़ वाले ऋण का तो अभी तक हम ये भी नहीं पता लगा पाए कि बना कब, एग्जैक्टली क्या टाइम रहा होगा जब चित्तौड़ वाला किला बना होगा। अभी तक अपने पास टाइम ही नहीं है, टाइमलाइन डिसाइड नहीं कर पा रहे हम कि किला कब बना दिया गया था ये। तो देख लो आप, कितने कितने हजारों हजारों सालों के किले, लेकिन वैसे वैसे पड़े हैं। तो स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया था, देख लो, सामंतों ने स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया था। फ्यूडल्स प्रमोटेड आर्किटेक्चर, सामंतों ने स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया था। फ्यूडल प्रमोटेड आर्किटेक्चर, जो आज भी पर्यटकों को राजस्थान की तरफ आकर्षित करता है, जो आज भी पर्यटकों को राजस्थान की तरफ आकर्षित करता है। which attracted which attracts tourist towards राजस्थान टुडे, या स्टिल जो आज भी पर्यटकों को राजस्थान की तरफ आकर्षित करता है, which attracts tourist towards राजस्थान टुडे, जो आज भी पर्यटकों को राजस्थान की तरफ आकर्षित करता है। मैं कई बार देखता, सोचता हूं, आप भी कभी नोटिस करेंगे इन चीजों को, कि कई बार अखबार में पढ़ते हैं, टीवी के अंदर देखते हैं कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में फलाने एक फेस्टिवल में राजस्थान के लंगा मंगनियारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, या राजस्थान की संगीतकारों की किसी एक टुकड़ी ने अपनी कला का प्रदर्शन। या पर जो इंडियन आइडल के अंदर बाड़मेर के किसी सुदूर गांव का रहने वाला एक मंगनियार कलाकार पहुंचा तथा उसने अपनी सुर लहरियां बिखेरी, ऐसा कुछ ही पढ़ते। जब आप वो पढ़ो, जब आप वो देखो, तब आप वो जो बंदा है जो गीत गा रहा है, उसका गीत छोड़िए, उसने जो कपड़े पहन रखे हैं ना, उसको नोटिस कीजिए। उसने आज भी वो राजस्थान का साफा बांध रखा है। वो पेरिस के अंदर जाके भी वहां पे राजस्थान के साफे के अंदर बैठ के टिपिकल राजस्थानी का कोई गीत गा रहा है। तो जैसलमेर में कोई लड़की हुई होगी मोमल, जो बहुत सुंदर थी, वो मोमल के गीत गा रहा है। ये सब बचाने वाले ये सामंत थे, कि उन्होंने उन लोक कलाकारों को तब बढ़ावा दिया था, उनको पैसे दिए होंगे, उनको अपने पास रखा होगा, इसलिए वो कला पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। आज तो वो ज्यादातर नुकसान के अंदर है। उनमें कुछ एक लोग जिनके हम नाम जानते हैं, वो ही पैसे कमा पा रहे हैं, बाकी ज्यादातर ने या तो वो काम छोड़ दिया है, या वो इतना अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे हैं। पर किसी टाइम के अंदर इन सामंतों द्वारा, राजाओं द्वारा, सेठ साहूकारों द्वारा, किसी बड़े चौधरी पटेल द्वारा उनको संरक्षण दिया जाता, जिससे हमारी लोक संस्कृति बच गई। यदि वो लोग इनको समय प्रोटेक्ट नहीं करते तो ये लोक संस्कृति आज भी बचती।
तो उस ये एक मैंने एग्जांपल दिया। इसके अलावा उस टाइम के हमारे जो डांस थे, हमारे जो थिएटर थे, या हमारी जो भी हैंडीक्राफ्ट थी, हमने पढ़ा कि ब्लू पोट्री सीखने के लिए भोला और चूड़ामन को दिल्ली भेज दिया था, है ना। तो आज अपने को बड़ा प्राउड होता है, ब्लू पोट्री सबसे अच्छी कहाँ की, जयपुर। वो राम सिंह छोड़ गया, ये सब चीजें बना के चला गया, इसलिए आज वो चीजें, वरना वो चीजें नहीं होती। देखो, राजस्थान की लोक संस्कृति को बढ़ावा दिया था, राजस्थान की लोक संस्कृति को बढ़ावा दिया था। दे प्रमोटेड फोक कल्चर ऑफ राजस्थान, राजस्थान की लोक संस्कृति को बढ़ावा दिया था। दे प्रमोटेड फोक कल्चर ऑफ राजस्थान। तो देख लो, सबके अलग अलग प्रभाव पड़े। मुगलों के साथ में लड़े या उनसे संधियां की, अंग्रेजों के साथ में संधियां की, अंग्रेजों के साथ में रहे, उसके बावजूद हमारा संस्कृति का मूल ढांचा विचलित नहीं है, है ना। मूल ढांचा भाई, अंग्रेजों के साथ में 1818 के अंदर संधिया हो गई थी, 1947 में गए, तो भी अपने यहाँ पर राजस्थानी चल रही थी। मतलब इवन यहां तक था कि अपने राजा अंग्रेजों के लंदन जाते, किसी मीटिंग में भाग लेने के लिए जाते, साफे बांध बांध के। उसके अंदर भी उनका गंगा सिंह तो एक एक कहानी बीच में, इसलिए मैंने एक एग्जांपल दिया कि भाई वो उसका नाम बीच में आ गया था राजा का, इसलिए अपने को देना पड़ गया। बाकी सारे उस टाइम के सारे देख लोगे उसी टाइप के मिलेंगे। आप तो, मैं कहता हूँ राजा महाराजा छोड़िए, आप तो 50-60 साल पहले की अपने घर के अंदर भी दादाजी की उम्र के किसी भी व्यक्ति की फोटो पड़ी बिना छापे के नहीं है। जबकि उनपे तो अंग्रेजों का प्रभाव ज्यादा आना चाहिए था, उनके आसपास तो थे उस समय, पूरा देश इसी प्रकार की बातें कर रहा था, लेकिन अपने इस प्रकार की बातें ज्यादा हो नहीं पाई थी। अपनी जो मूल कल्चर थी वो हमेशा क्या रही, बची थी। दूसरा, हमारे जो छोटे उद्योग धंधे थे, जैसे मैंने ब्लू पोट्री का एग्जांपल दिया, इनको बढ़ाने वाले भी राजा महाराजा। वो जो भी कारीगर थे, जो हाथ से काम करते थे, जो स्किल थी, जिनकी हुनर थी, देखो हमने पढ़ा मदरसा हुनरी, पूरी स्कूल बनाई कि जिनको भी हाथ का कोई भी काम अच्छा आता है, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, ब्लू पोट्री, कुछ भी अच्छा आता है, तलवार बनानी अच्छी आती है तेरे को, और कोई काम अच्छा आता है तो यहाँ बैठकर हमारे काम कर, तेरे को कपड़े बनाने अच्छे आते हैं तो हमारे बैठ के यहाँ काम कर, और कोई खरीद लेगा तो ठीक, वरना मैं तो खरीद ही लूंगा। तो कुटीर उद्योग धंधों को खूब बढ़ावा दिया था, तो उससे हैंडीक्राफ्ट को अपने खूब वो विकास हुआ था। देख लो, इन्होंने राजस्थान के कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया था। दे प्रमोटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान के कुटीर उद्योग, कुटीर मतलब छोटे, है ना, कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया था। दे प्रमोटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑफ राजस्थान। कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया था। फिर वैसे भी था, मैं एक कारीगर हूं, मैं लकड़ी का गेट बहुत अच्छा बनाता हूं, और मैंने यदि राजा के पास वो गेट गया तो राजा ने मेरे को इनाम दिया, राजा ने अपने मुख्य दरवाजे पर वो गेट लगाया, तो 10 लोग और है। अब जो कोई दूसरा राजा आता, उसने कहा यार शानदार गेट बना, किसके पास गया, पलान जी बनाते हैं हमारे, तो अगला गांव के अंदर मेरे पास अपने आप आया, तो हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा मिल गया। एक भी इनकी सबसे जो अच्छी बात थी वो ये थी कि धार्मिक सहिष्णुता, है ना, बेसिकली अपने राजस्थान के संदर्भ में पूरी तरीके से लागू होती है कि अपने राजाओं ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, है ना। रिलीजियस हार्मनी जो होती है ना, जिसको हम कहते हैं टॉलरेंस जो होती है, वो हमेशा बनी रही। अब प्रजा के अंदर उन्होंने किसी प्रकार का कोई भेदभाव, भले ही कोई राजा किसी राजा से भिड़ रहा हो, लड़ रहा हो, धर्म के नाम पे लड़ लिया हो, मंदिर बचाने के नाम पे लड़ रहा हो, गाय के नाम पे लड़ लिया हो, कोई महिलाएं बचाने के लिए लड़ रहा हो, पर उसको प्रजा के प्रति ये लगा कि ना यार अपनी प्रजा है, सब एक जैसे, इनके अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव करना नहीं। इन्होंने राजस्थान में धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखी थी। दे मेंटेन्ड रिलीजियस हार्मनी इन राजस्थान। इन्होंने राजस्थान में धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखी। दे मेंटेन्ड रिलीजियस हार्मनी इन राजस्थान। पर ये हार्मनी है जो मैंने अभी लंगा मांगणियार का एग्जांपल दिया, ये ज्यादातर मुस्लिम है, माता जी के जागरण लगाते हैं। जैसलमेर बाड़मेर बॉर्डर पे लंगा मांगणियार ज्यादातर मुस्लिम है अब, और देवी के जागरण लगाते हैं आराम से। और ये वाला तो अपने था ही नहीं, अपने यहाँ पीर बाबाओं की दरगाह पे हिंदू सारे जा रहे थे, गोगा जी महाराज के मुसलमान सारे जा रहे थे। आज गोगा जी के, रामदेव जी के, तेजा जी के, पाबू जी के, जो हमारे लोक देवता है, यहाँ पर नए तो किसी जाति का टेबू है, कोई नए किसी धर्म का टेबू है, सारे आसपास वाले लोग जाते हैं। तेजा जी महाराज का मंदिर है, उसके आसपास के जो भी कम्युनिटीज है वो सारी जाएगी। गोगा जी का मंदिर है, गोगा जी के तो असम से आते हैं लोग, कहाँ पड़ा, बंगाल, असम, झारखंड, गोरखपुर, मतलब नेपाल चले गए यार, गोरखपुर मतलब नेपाल है। मैं दिल्ली रहा था बीच में 2-3 महीने, तो हमारे वहां कुक आता था काम करने, झारखंड का, झारखंड में भी एकदम वो बंगाल वाले बॉर्डर की साइड में उधर का था। तो उसने एक दिन मेरे से पूछा
कि भैया आप कहाँ से हो? मैंने उसका मैं चूरू गाँव। मैंने कहा गोगा जी वाले देश के हो? तू गोगा जी कैसे जानता? उसने कहा हम पैदल जाते हैं, ठेठ वहां से हमारे संग आते हैं। तब मुझे पुनः याद आया कि मेरा गांव ददरेवा के बहुत नजदीक है, ददरेवा गोगाजीवाल ददरेवा बहुत नजदीक है। और ये यात्री जिन दिनों में वहां पर जाते हैं तो हमारे गांव में कहते हैं पूर्बिया आ गया। कौन आ गए? तो मुझे याद है कि अरे अच्छा, अपने गांव वाले इसलिए बोलते हैं कि पूर्व दिशा से आते हैं, अपने वेस्ट वो इससे आ रहे, यूपी बिहार झारखंड से आ रहे, अपने इससे आ रहे तो अपने कहते पूर्व दिशा से है, पूर्बिया आ गया, पूर्बिया आ गया। आजकल के पूर्बिया आ रहा है, क्यों? मेड़ो चल है तो मेले में उधर से आ रहे थे। ये क्या था? अपनी धार्मिक सहिष्णुता थी। वरना अपने ही यहाँ पर लड़ रहे होते तो बाहर के लोग भी कौन आता? अपने यहाँ पर राजाओं ने किसी प्रकार का इस प्रकार का कोई हिंदू मुसलमान। फिर मैं कई बार आपको कहता हूँ अपने तो यहाँ इवन ये था कि मैंने कभी पहले एग्जाम्पल दिया होगा, यूपी जब देश का विभाजन हुआ तो यूपी साइड में दंगे हो गए। दंगे हुए तो आगरा की साइड से मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे। उनको लगा भाई मुसलमानों का देश पाकिस्तान, हिंदुओं का देश हिंदुस्तान, उधर से इधर आओ और इधर वाले उधर जाओ। तो जाते हुए को बीच में राजा ने पूछा, जयपुर के राजा मान सिंह थे, और राजा मान सिंह सेकंड जो जिन लास्ट टाइम आजादी के टाइम, तो उन्होंने पूछा भाई किधर जा रहे हो तुम? तो भाई हम पाकिस्तान जा रहे हैं। तो कैसे जाओगे यार? भागते भागते, छोटे छोटे तुम्हारे पास टाबर है, लुगाइयां हैं, इतने महिलाओं को लेकर कैसे पहुंचोगे? तो अब क्या करें? वहां से यूपी से निकाल दिया उसने, यहीं रह जाओ। तो यहाँ हम कैसे रह जाएं? यहाँ वाले कोई मार देंगे हमें, यहाँ मैं गारंटी देता हूँ, रह जाओ। पूरी कॉलोनी है ना रामगंज। आप कभी यूं नोटिस किया करो, फिर मुसलमानों की कॉलोनी का नाम रामगंज है। ये उस टाइम के राजाओं की है। और कहा नहीं, यहाँ कोई टेंशन किसी प्रकार की नहीं है। तो पिछली गवर्नमेंट या पिछली से पिछली गवर्नमेंट थी, जो अभी दिया कुमारी जी डिप्टी सीएम बने हैं, इनकी कोई होटल है, और उस होटल को लेकर सरकार के साथ इनकी कोई अनबन होगी। सरकार ने कहा अतिक्रमण है, इसको हटाएंगे। तो मैं अखबार पढ़ रहा था, अखबार में लिखा था कि जयपुर की मुस्लिम महासभा ने चेतावनी दी कि यदि जयपुर राज परिवार के होटल के साथ कुछ भी हुआ तो हम आंदोलन करेंगे। तो अगर मुस्लिम महासभा क्यों चेतावनी दे रही है? फिर पता चला गया अच्छा, इनको यहाँ बसाने वाला इनके दादाजी परदादाजी थे। इतना लगाव तो रहता ही, उनको लगता है यार उस समय जब हम जा रहे थे दुख के दिनों में इन्होंने साथ दिया था, आज इनके साथ कुछ हो रहा था, हमें इनके साथ में खड़े जाना चाहिए। तो धार्मिक सहिष्णुता वाली। अब जाके फिर भी थोड़ा बहुत आपको दिखेगा। पहले जैसलमेर बाड़मेर वाला पूरा जो बॉर्डर है, ठेठ ऊपर बीकानेर तक का पूरा बॉर्डर था, भले वो हिंदू है भले मुसलमान है, सबके साफे थे। मतलब मुस्लिम ये जो हिंदुओं के साफे होते हैं वैसे वैसे सारे साफे बांधे हुए थे। क्योंकि एक दिन मैंने आपको पहले ही कहा था, कल्चर धर्म से डिसाइड नहीं होती है ना। कल्चर जो है वो ज्योग्राफिकल होती है, जिस क्षेत्र में जिस प्रकार के लोग रहते हैं उनके अंदर है। इसलिए अपने अंदर कभी भी ये भावनाएं आ ही नहीं पाई। कट्टरता राजस्थान में किसी रूप में नहीं थी। मैं एक दिन शायद आपको पहले बताया था, मेरे किसी इंटरव्यू में एक बार पूछा था कि यार अपने महाराष्ट्र में शिवाजी के आगे कोई जी ना लगाए ना तो लोग कूट दे, है ना। और आप यदि पंजाब में रणजीत सिंह जी को रणजीत सिंह जी ना बोलो तो वहां के लोगों को गुस्सा आता है, जबकि अपने बोलते हैं प्रताप आया, संगा गया, तुम भागी मृत्यु हुई। तो यार ये कैसे? तो मैंने उन्हें कहा था कि यार राजा छोड़ो, अपने भगवान को तू का है, ये सांवरिया तू ही है। अब तो हमने ये आत्मीयता का भाव है हमारे अंदर, ये सहिष्णुता थी पूरी तरीके से। इन मामलों में हम कट्टर नहीं थे कि साहब ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये नहीं होगा। वो तो अपने एक साहित्यकार है आईदान सिंह जी, अभी भी अखबारों में उनके लेख वगैरह छपते रहते हैं। जोधपुर रहते हैं, पहले जोधपुर यूनिवर्सिटी के सर थे, हिंदी सॉरी राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी के अंदर है, काफी सीनियर वो साहित्यकार है। तो मैं उनका एक बार कहीं लिखा हुआ पढ़ रहा था, तो उनका लिखा हुआ था कि मैं पढ़ा करता था तो गांव से थोड़ा दूर एक कस्बा था, वहां पर पढ़ा करता था। 9th क्लास या 8वीं 9th क्लास की बात थी, क्योंकि अब कस्बे में रहते तो खाना कहाँ खाओगे, तो हम खाना खुद ही बना के खाया करते थे। एक दिन मेरे पास हमारे गांव में हमारे घर के पास रहने वाले एक मुस्लिम अंकल, जो कि सामान बेचने के लिए आए होंगे वहां पर, और सामान बिकने के बाद में शाम हो गई, गांव जाने वाली गाड़ी चली गई थी, इसलिए वो मेरे पास रहने के लिए आ गए, क्योंकि उनको पता था मैं वहां रहता हूँ। तो मेरे पास आए तो मैंने ओबियसली पूछा उनसे कि अंकल खाना? हाँ यार खाना तो खाऊंगा। तो मैंने उनके लिए खाना बनाया। खाना जब उनको सर्व किया तो उनका तू भी खा ले। तो मैंने कहा कि मेरा आज व्रत है। उन्होंने आज किस बात का व्रत है? तो मैंने कहा कृष्ण जन्माष्टमी। जन्माष्टमी में व्रत रखते हैं अपने, कृष्ण जन्माष्टमी। तो उन्होंने खाना खाते हुए कहा कि गवालिया राय व्रत रखोगे? जो गाय चराने वाला था गवालिया था, उसके भी तुम क्या रखते हो? क्योंकि वो मेरे से सीनियर थे तो मैंने कुछ कहा नहीं, पर मुझे गुस्सा आया कि अंकल मुसलमान है इसलिए मेरे भगवान की मजाक उड़ा दी और भगवान कृष्ण को क्या कह दिया? गवालिया कह दिया। तो मेरा मूड ऑफ हो गया, पर मैं क्या कहता हूँ पिता की उम्र के। पर उनको पता चला कि मेरा मूड ऑफ हुआ, तो उनका अरे नाराज हो गया कि गवालिया कहने पे, पहले वाले सारे गवालिये थे रे, तुम्हारे वाला गाय चरा रहा था, हमारे वाला ऊंट चरा लेता।
अरब के अंदर थे मोहम्मद साहब, ऊंट ही मुख्य काम था, पशुपालन था सबका। एक साधारण किसान द्वारा किसी साधारण तरीके से धर्म की व्याख्या कर दी गई। उसके मन में किसी के प्रति किसी प्रकार की कोई कट्टरता नहीं, साधारण सी व्याख्या है। उसको लगता है अलग अलग मजहब है, अलग अलग चीज है, तुम अलग पूजा पद्धति मानते हो, हम अलग पूजा पद्धति मानते हैं, बाकी अंतर इनके अंदर किसी भी प्रकार का। ये राजा का प्रभाव था, क्योंकि ये वो समय था जब कहते ये था राजा। राजा कट्टर होता तो जनता भी क्या हो जाती। राजा इस मामले में सहिष्णु रहे, इसलिए जनता भी क्या रही। और अपने इतने सारे राजा महाराजा पड़े रहने उनके दरबार में, मुस्लिम चित्रकार है किसी के मुस्लिम संगीतकार है, किसी के मुस्लिम राइटर है, सब चल ही रहा है उसमें। अब लिख लो नकारात्मक, नेगेटिव इंपैक्ट्स, नकारात्मक, नेगेटिव इंपैक्ट्स। नकारात्मक प्रभाव। एक तो क्या हुआ कि जब ये कह दिया गया भाई ये गांव है, गांव में तुम खेती करो और तुम्हारा टैक्स सामंत ले लेगा, गांव का जो सामंत है वो ले लेगा, वो जमा करवा देगा राजा के पास। और गांव में तुम्हारी खेती होती है, अब तुम्हें क्या चाहिए, और कि साहब मुझे कपड़ा चाहिए, तो गांव में एक कपड़े की दुकान थी, वहीं से कपड़ा लिया है, बदले में उसको क्या दे दिया, बाजरा। एक से आपको सब्जियां लेनी है, सब्जियों वाले भैया से आपने सब्जियां ली, उसको भी बदले में आपने क्या दे दिया, बाजरा। आत्मनिर्भर गांव, सेल्फ डिपेंडेंट विलेज थे। इसलिए व्यक्ति गांव में पैदा होता था, गांव में मर जाता, अपने गांव से बाहर ही नहीं गए। और जब तक आप अपनी सीमाओं को तोड़कर बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक नई दुनिया के बारे में जानेंगे। कूप मंडूकता आ गई थी। क्या आ गई थी? कूप मतलब कुआ, मंडूक मतलब मेंढक। हम कुएं के मेंढक थे। कुएं के मेंढक को लगता है कि इससे ज्यादा पानी और कहीं भी हो ना भाई। एक बार कुएं के अंदर कोई एक समुद्र से एक मेंढक आ गया, और उसने कुएं वाले मेंढक को कहा कि मैं पहले समुद्र में रहता था। उसने कहा तो, और उसमें बहुत पानी होता है, इससे डबल होता है क्या? उसको लगता था इससे डबल भी कितना ज्यादा होता होगा। कूप मंडूकता का मतलब नैरो मेंटेलिटी थी। तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो आ गई थी कि हम बाहर की दुनिया को देख ही नहीं पाए थे, यही यही थे। इसलिए बाहर की दुनिया के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहे थे, उनका हमारे पे कोई प्रभाव। भाई 1769 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही है, वहां मशीनें बन रही है, वहां पे उद्योग लग रहे हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में उद्योग लग रहे हैं, वहां पे बड़े बड़े खेतों के अंदर अलग प्रकार की फार्मिंग हो रही है। अपने इनका कोई असर, और अपने असर तो अब जाके पड़ने लगा है। मैं कहता हूं 2000 ईस्वी तक गांव में ट्रैक्टर गिने चुने थे। तो अब ठीक है, अब अपने हर घर में जो किसान है उनके ज्यादातर के पास ही क्या मिल जाएगा आपको, ट्रैक्टर में। 2000 तक नहीं थे। और 1980 तक हम ट्रैक्टर छोड़िए बैलगाड़ियों से खेती कर रहे थे। ट्रैक्टर का नाम लेवा नहीं था, बैलगाड़ियों से चल रही थी। बाद में ठीक गांव में कोई 4 लोग ट्रैक्टर लेके आ गए, मेरे पास नहीं तो भी मन को कहता भाई मेरे बुआई कर दो, मेरे कटाई कर दो, उनसे मैं करवा लिया करता था। मेरे पास तो फिर भी ट्रैक्टर नहीं था, क्योंकि बाहरी दुनिया के प्रभाव इतने ज्यादा हम पर आ ही नहीं पाए थे। उसका एक बड़ा कारण ये था कि हम गाँव के अंदर ही पैदा हुए, गाँव में रह गए, बाहर गए। आप कभी सोच के देखो, वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत आ गया, कोई रमेश कुमार क्यों नहीं गया उधर? अपने भी तो चले जाते ना कोई यहाँ से बाहर, पर हमें लगता है राजी है गांव से बाहर जाके क्या करेंगे। और ये प्रवृत्ति अभी भी अपने अंदर है कहीं ना कहीं। दादाजी की उम्र के लोगों को आज भी आप कर दो कि गांव वाली जमीन बेच के अपने शहर में एक दुकान कर लेते हो, दिमाग खराब है, गांव गांव हो है, तो आज भी बाहर जाना नहीं चाहते। लिखो, देखो सामंती व्यवस्था के कारण, ड्यू टू फ्यूडल सिस्टम, राजस्थान में कूप मंडूकता आ गई थी। नैरो मेंटेलिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन राजस्थान। राजस्थान में कूप मंडूकता आ गई थी। नैरो मेंटेलिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन राजस्थान। संकीर्णता जिसको कहते हैं, कम सोचना, ज्यादा बड़ा नहीं सोचना, कूप मंडूकता आ गई थी। अतः हम बाहरी प्रभावों से अछूते बने रहे। अतः हम बाहरी प्रभावों से अछूते बने रहे। क्या? नैरो मेंटेलिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन राजस्थान। तो इतना जोर से बोला तो मैं लिख ही लेता। नैरो मेंटेलिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन राजस्थान। अतः हम बाहरी प्रभावों से अछूते बने रहे। सो वी कुड नॉट गेट, अतः हम बाहरी प्रभावों से अछूते बने रहे। इम्पैक्ट ऑफ आउटसाइड, सो वी कुड नॉट गेट इम्पैक्ट ऑफ आउटसाइड। बाहरी प्रभावों से अछूते बने रहे। बाहर क्या प्रभाव पड़ रहे थे, उन्हें हम, हमारे पर उनका कोई प्रभाव नहीं था। हम जान ही नहीं पाए उन चीजों के बारे में कि बाहर भी ऐसा कुछ चल रहा है।
दूसरा, एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी पूरी की पूरी। जब तक अंग्रेज नहीं आए थे तब तक मामला थोड़ा ठीक था कि जितना अनाज हुआ उसका ही क्या ले लिया, टैक्स। अंग्रेजों ने आने के बाद का नकदी दो, क्या दो। अंग्रेजों के आने से पहले यह भी था कि कभी यदि फसल नहीं हुई तो अकाल के टाइम में छूट मिल गई कि भाई ठीक है इस साल टैक्स जमा मत करवाओ। अंग्रेजों के आने के बाद वो ये समझते नहीं थे, वो हमें तो इतना चाहिए तो चाहिए। फिर किसानों पर जबरदस्ती की गई, जबरदस्ती की गई तो अपने किसान आंदोलन हुए, क्या हुए। तो आगे हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन किसके खिलाफ हो रहे हैं, सामंतों, क्योंकि सामंत क्या बढ़ा देते हैं, टैक्स। देख लो, सामंतों द्वारा कृषि में कोई सुधार नहीं किया गया था, या तो उसमें सुधार किए जाते कुछ, भाई कोई नया टेक्नोलॉजी लेके आते उनमें। सामंतों द्वारा कृषि में कोई सुधार नहीं किए गए थे। फ्यूडल्स डिड नॉट मेक एनी रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर। सामंतों द्वारा कृषि में कोई सुधार नहीं किए गए थे। फ्यूडल्स डिड नॉट मेक एनी रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। तथा उनके द्वारा कर बढ़ाए गए, तथा उनके द्वारा कर बढ़ाए गए एंड दे रेज्ड टैक्सेस। तथा उनके द्वारा कर बढ़ाए गए एंड दे रेज्ड टैक्सेस। उनके द्वारा कर बढ़ाए गए, दे रेज्ड टैक्सेस, जिससे राजस्थान में किसान आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। सो पीजेंट मूवमेंट्स वर स्टार्टेड इन राजस्थान, जिससे राजस्थान में किसान आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। सो पीजेंट मूवमेंट्स वर स्टार्टेड इन राजस्थान। कुटीर उद्योग धंधे तो ठीक है थे राजस्थान के अंदर, पर कोई बड़े तौर पर उद्योग और व्यापार वाणिज्य को भी अपने यहाँ पर बढ़ावा, भाई कोई स्पेशल एफर्ट्स करते कि तुम ये करोगे तो हम तुम्हें ये फायदे देंगे, ऐसा भी कुछ भी किया नहीं किया गया। लिख लो, सामंतों ने उद्योग तथा व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा नहीं दिया था। feudal lords did not promote trade and industry। उद्योग तथा व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा नहीं दिया गया था। did not promote trade and industry, या इंडस्ट्री एंड ट्रेड, उद्योग तथा व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा नहीं दिया गया था। एक जब आप ये कहते हैं कोई व्यवस्था तो वंशानुगत हो जाती है, हेरिडिटरी, इसके बाद यही बनेगा, इसके बाद यही बनेगा, तो क्या पता बीच में तीन बेलखने बने। एक तो क्या होता है, योग्य आदमी ही उस पोस्ट पर बैठेगा जिस पोस्ट के वो योग्य है। एक आप केवल किसी को इस वजह से बिठा रहे क्योंकि उसका बाप भी था, तो जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ेगी कम होगी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो थी वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। लिखो, वंशानुगत व्यवस्था के कारण, ड्यू टू हेरिडिटरी सिस्टम, वंशानुगत व्यवस्था के कारण, ड्यू टू हेरिडिटरी सिस्टम, वंशानुगत व्यवस्था के कारण, ड्यू टू हेरिडिटरी सिस्टम, प्रशासनिक कार्यकुशलता में कमी आई थी। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी वो डिक्रीज्ड, वो डिक्रीज हुई, उसमें कमी आई कहीं ना कहीं, डिक्लाइंड, पतन हुआ उसका, प्रशासनिक कार्यकुशलता में कमी आई। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी वाज डिक्लाइंड। ठीक है, तो ये कुछ सामंती व्यवस्था की अच्छी बातें हो गई, कुछ उसकी क्या हो गई, आई समझ। अब मैं बीच में मैंने एक लाइन लिखवाई थी पर मैं अब उसको एलिब्रेट कर देता हूं। मैंने बताया था कि मनसबदारी का प्रभाव पड़ा था इसलिए पद सोपान आ गया था। क्या आ गया था, तो मैं तब वो बोला भी था एक दो लाइन पर, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, पहले मैं समझा देता हूँ भाई मनसबदारी से क्या फर्क पड़ा हमारे पे। मनसबदारी पे ये फर्क पड़ा कि पहले ये था कि राजा जब भी कोई युद्ध करने जाएगा तो उसका साथ कौन देंगे, सामंत। कौन देंगे, सामंत। तो राजा पूरी तरीके से किस पे डिपेंड करता था, सामंत। किस पे करता, क्योंकि राजा को पता था कि यदि किसी दूसरे राजा ने अटैक कर दिया तो मेरे को सेना की आवश्यकता पड़ेगी, सेना की आवश्यकता कहां से पूरी होगी, सामंत। अब जब मुगलों के साथ संधि हो गई थी ना, तो फिर यदि राजा को जरूरत पड़ेगी तो मुगल बादशाह जाएगा, कौन आ जाएगा। अब भी सामंतों के पास सेना थी, अब भी मुगलों की तरफ से लड़ने जाता तो भी सामंतों की सेना उसके साथ जाती थी, पर वो डिपेंड नहीं था अब उस पर। ये तो था मेरे को आपकी जरूरत है कि उसके बिना पार पड़ेगी नहीं, एक आप मेरे लिए ऑप्शन हो, ठीक है आपकी जरूरत है, पर नहीं भी होगा तो भाई साहब फलाना जी तो दे ही देंगे अपने को। तो राजाओं की सामंतों पे जो डिपेंडेंसी थी वो क्या होगी, समा। जब तक डिपेंडेंसी थी तब तक आप सहयोगी थे, तब तक आप क्या थे, मेरा सहयोगी हो भाई, मेरी उसमें अलायंस के अंदर हो आप। जब आप डिपेंडेंसी खत्म होगी तो अब आप मेरे सेवक हो, आपको जाना ही पड़ेगा, आपको इतना टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। यदि टैक्स नहीं दोगे तो मैं मुगल बादशाह की सेना बुला के आप पे आक्रमण करके बाद में टैक्स ले लूंगा।
अच्छा, पहले यह था कि राजा के बाद में अगला राजा कौन बनेगा, ज्यादातर मामलों में सामंत डिसाइड किया करते थे, अब मुगल बादशाह करता। अब कौन करने लगा? तो अब जो सामंत पहले उत्तराधिकारी के चयन में भूमिका निभाते थे, अब उस चयन के अंदर भूमिका, पहले यह था कि व्यवस्था टेंट के जैसी है मुख्य रूप से, लेकिन अब वो श्रेणी है। अब उसमें 5,000 का मनसबदार है, 4 का है, 3। हालांकि राज्य में आने के बाद वापस क्या पता वो टेंट जैसी हो जाती, फिर भी मोटे तौर पे ये श्रेणी तो आई गई थी, उसके अंदर जो हायरार्की सिस्टम वो तो आई गया था। तो कभी कोई पूछे कि मुगल काल में राजस्थान की सामंती व्यवस्था में क्या चेंजेज आ गए थे, समझ जाओगे। अच्छा, पहले है ना, ये सेवा देनी पड़ती थी, फिर कर नहीं देने पड़ती थी, उत्तराधिकार शुल्क ये नहीं लगते थे ज्यादा। उत्तराधिकार शुल्क किस बात का है कि सामंत मरा है तो उसका बेटा क्या बनेगा, सामंत। पर अब राजा कहता है मैं डिसाइड करूंगा तू बनेगा कि नहीं बनेगा, वरना मैं तेरे को हटा दूंगा, क्योंकि अब उसको सामंतों की ज्यादा आवश्यकता। वरना पहले कोई सामंत राजा ऐसे कैसे हटा दिया, वो सामने खड़ा हो गया, 4 सामंतों को सेना लेके आ गया। अब सेना ले भी आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी सहायता कौन कर देगा, कौन कर देगा। फिर मुगल बादशाह संधि के बाद में युद्ध बंद हो गए थे, कि मुगल बादशाह से जोधपुर की संधि है, मुगल बादशाह से जयपुर की संधि, तो अब जयपुर जोधपुर नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इनके बीच में कभी लड़ाई की संभावना अभी तो कौन खत्म कर देगा, है ना। और वैसे भी जयपुर के राजा की पोस्टिंग आपने कर रखी है कर्नाटक, जोधपुर का राजा बेटा अफगानिस्तान, तो लड़ेंगे भी कहां से, तो कम जरूर हो गए थे युद्ध, तो युद्ध बंद हो गए, युद्ध बंद हो गए तो सैनिक निर्भरता समाप्त हो गई, सैनिक निर्भरता समाप्त हुई तो सहयोगी की भूमिका नहीं, सहयोगी की भूमिका नहीं तो क्या बन गए, सेवक बन गए थे। और जो आप उत्तराधिकारी के चयन में भाग लेते थे उस चयन में भाग नहीं लोगे, और अब एक प्रकार से क्या आ गई थी, श्रेणी व्यवस्था, क्या आ गई थी, श्रेणी। और आपको सेवा पहले केवल भू राजस्व था या चाकरी देनी पड़ती थी, उसके साथ साथ में नए कर लगा दिए गए, ये भी देना पड़ेगा, ये भी देना। आई बात समझ। राजा ने सामंतों भी बढ़ाए तो सामंतों ने जनता बिठाई, तो वो जो ढांचा था उसमें कहीं ना कहीं कमी बेसी आई। देखो, अलग से एक टॉपिक डाल दो ना, मनसबदारी व्यवस्था का राजस्थान में प्रभाव, या मुगल काल में राजस्थान में परिवर्तन, ये लिखो, मुगल काल में सामंती व्यवस्था में परिवर्तन, ज्यादा अच्छा टॉपिक होगा। मुगल काल में सामंती व्यवस्था में परिवर्तन, चेंजेस इन फ्यूडल सिस्टम इन मुगल एरा। मुगल काल में सामंती व्यवस्था में परिवर्तन, चेंजेस इन फ्यूडल सिस्टम इन मुगल एरा। अब 3-4 पॉइंट लिख लेना, एक नंबर लगा के लिखो। युद्ध बंद होने से, विद एंड ऑफ वॉर्स, युद्ध बंद होने से, विद एंड ऑफ वॉर्स, राजाओं की सामंतों पर सैनिक निर्भरता समाप्त हो गई थी। मिलिट्री डिपेंडेंसी ऑफ किंग ऑन फ्यूडल लॉर्ड्स वाज एंडेड। राजाओं की सामंतों पर सैनिक निर्भरता समाप्त हो गई थी। मिलिट्री डिपेंडेंसी ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स, मिलिट्री डिपेंडेंसी ऑफ किंग्स ऑन फ्यूडल लॉर्ड्स वाज एंडेड। राजाओं की सामंतों पर सैनिक निर्भरता समाप्त हो गई थी। मिलिट्री डिपेंडेंसी ऑफ किंग्स ऑन फ्यूडल लॉर्ड्स वाज एंडेड। अगला 2 नंबर लिखो। अब सामंत सहयोगी की भूमिका में नहीं थे। अब सामंत सहयोगी की भूमिका में नहीं थे। नाउ फ्यूडल लॉर्ड्स वर नॉट इन रोल ऑफ एलाइज। अब सामंत सहयोगी की भूमिका में नहीं थे। नाउ फ्यूडल लॉर्ड्स वर नॉट इन रोल ऑफ एलाइज, बल्कि सेवक बन गए थे, बट बिकेम सर्वेंट्स, बल्कि सेवक बन गए थे, बट बिकेम सर्वेंट्स। तीसरा लिखो। सामंत राजा के उत्तराधिकारी के चयन में मुख्य भूमिका नहीं निभाते थे। सामंत राजा के उत्तराधिकारी के चयन में मुख्य भूमिका नहीं निभाते थे। फ्यूडल लॉर्ड्स डिड नॉट प्ले मेजर रोल इन सक्सेसर ऑफ किंग। राजा के उत्तराधिकारी के चुनाव में मुख्य भूमिका नहीं निभाते थे। फ्यूडल लॉर्ड्स डिड नॉट प्ले मेजर रोल इन सक्सेसर ऑफ किंग। राजा के उत्तराधिकारी के चयन में मुख्य भूमिका नहीं निभाते थे। लिख लिया। अगला लिखो। सामंतों को सेवा के साथ कई नए कर देने पड़ते थे। सामंतों को सेवा के साथ कई नए कर देने पड़ गए थे, नए कर देने पड़ते थे। फ्यूडल लॉर्ड्स had to pay new taxes along with services. सामंतों को सेवा के साथ कई नए कर देने पड़ते थे। Feudal lords had to pay new taxes along with services. अगला लिख लो। प्रशासन में श्रेणी व्यवस्था आ गई थी, हायरार्की सिस्टम was established in administration. प्रशासन में श्रेणी व्यवस्था आ गई थी।
प्रशासन में श्रेणी व्यवस्था आ गई थी। पहले पढ़ की बात है। तो वहां देखो सिंपल, एक मैंने ऊपर एक लाइन लिखवाई थी कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था के कारण हमारे यहाँ पद सोपान आ गया था, लेकिन फिर भी मूल ढांचा यथावत बना रहा था, बताया था। अब कोई उसको एलिब्रेट करवा ले, वो पूछ ले कि मुगल काल में से क्या चेंज हुए थे, तो 4-5 बातें बता सकते हो, 50 शब्दों में कभी आंसर लिखना पड़ जाए तो। एक और सुनो, देखो राजाओं के टाइम में एक राजा दूसरे राजा को लेटर लिखता था, या आज पूरे दिन में क्या क्या काम हुआ इसका रिकॉर्ड रखा जाता था, वो अभी भी अपने पास पड़े, वो सरकार ने बाद में संभाल के रखे थे। ऐसी जो भी चीज होती है ना, वो बाद में आर्काइव के अंदर रखी जाती है। क्या रखी जाती है? आर्काइव में रखी जाती है, तो उस सामग्री को बाद में बोलते हैं आर्काइवल ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं? तो कई आर्काइवल ऑब्जेक्ट्स है जहां, जिसमें मान लो जयपुर के राजाओं के लेटर लिखे हुए हैं, मुगल बादशाह के लेटर रखे हुए हैं, या कोई कुंभलगढ़ का किला कैसे बना था उसकी पूरी जानकारी लिखी हुई है, कितने कितना रुपए किसको दिए गए थे, आज क्या काम हुआ, कल क्या काम हुआ, वो सारी बातें लिखी हुई है। तो ऐसी चीजों को क्या बोलते थे, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं, अपने अलग से टॉपिक डाल के लिख लेते हैं। लिखो, पूरा लेखिए सामग्री, आर्काइवल ऑब्जेक्ट्स, जो यूं रिकॉर्ड्स में रखे जाते हैं उनको आर्काइवल की चीजें बोलते हैं। पूरा लेखिए सामग्री, आर्काइवल ऑब्जेक्ट्स। अब ये 5-7 टर्मिनोलॉजी है, केवल याद रखने पर, यहां से क्वेश्चन बन जाता है तो आपने इस माने थोड़ा याद हो जाएगा। लिखो खरीता, खरीता। राजा किसी दूसरे राजा को लेटर लिखता है, उसको क्या बोलते हैं? खरीता। लिख लो, राजा द्वारा अन्य राजा को भेजा गया पत्र। किंग सेंट लेटर टू अदर किंग। राजा द्वारा अन्य राजा को भेजा गया पत्र। किंग सेंट लेटर टू अदर किंग। लिखो परवाना। परवाना। राजा कोई अपने कर्मचारी, किसी को, मंत्री को यदि लेटर लिखता है, अपने जो भी सबऑर्डिनेट्स है उनको जब लेटर लिखता है, उसको क्या बोलते हैं? परवाना। लिख लो, राजा द्वारा अधीनस्थों को लिखा गया पत्र। किंग सेंट लेटर्स टू सबऑर्डिनेट्स। राजा द्वारा अधीनस्थों को लिखा गया पत्र। किंग सेंट लेटर्स टू सबऑर्डिनेट्स। लिखो अर्जदास्त। बेसिकली मुगलों का था। जनता यदि राजा को लेटर लिखे उसको क्या बोलते? अर्जा। अर्जी लगाई, जनता ने राजा के पास अर्जी लगाई, इसलिए नाम क्या हो गया? लिखो, प्रजा द्वारा बादशाह को भेजा गया पत्र। पब्लिक सेंट लेटर टू एम्परर। प्रजा द्वारा बादशाह को भेजा गया पत्र। पब्लिक सेंट लेटर्स टू एम्परर। लिखो अखबारात। अखबारात। अखबार से समझ लो आप, अखबार क्या होता है? दिल्ली के समाचार। मुगल दरबार में दिल्ली क्या हुआ, आज के दिन में पूरा क्या हुआ, इसकी जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अखबार। लिखो, मुगल दरबार में दैनिक समाचारों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डेली न्यूज इन मुगल मुगल कोर्ट। मुगल दरबार में दैनिक समाचारों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डेली न्यूज इन मुगल कोर्ट। मुगल दरबार में दैनिक समाचारों का संग्रह। क्या बोला करते हैं उसको? तो इनसे बड़ी कई अच्छी चीजें पता चलती है कि किसी मुगल बादशाह के दरबार का अखबारात अपने को मिल जाए, उसमें लिखा हुआ है आज बादशाह 10:30 पर दरबार में आया, उसके आधे घंटे बाद जयपुर के राजा उससे मिलने के लिए आए। तो पता चलता है ना जयपुर राजा कौन सा राजा कब मिल रहा है। जयपुर के राजा के यह कहने पर उसने अपने वजीर को यह आदेश दिया था, उसके पास इतने रुपए भेजे। पता चलता है कौन किससे मिला, उनकी इकोनॉमिक, उनकी पॉलिटिकल। अब उस समय यदि जयपुर जोधपुर को लड़ाई चल रही है तो अपने को और समझ में आता है कि यार जयपुर का राजा मुगल बादशाह से क्या मांगने गया होगा? सहायता। इसके खिलाफ सहायता। कुछ ना कुछ इन सारी इंसिडेंट का पता अपने कौन सी चीजों से चलता है?
अगला लिखो, वकील रिपोर्ट्स। क्या है? देख, कल मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक जागीर का, प्रत्येक सामंत का एक बंदा राजा के पास रहता। मैं इसका ठीक उल्टा बोलता हूँ, प्रत्येक राजस्थान के राजा का एक बंदा मुगल बादशाह के दरबार में रहता। वो भी क्या हो गया? वकील। वो वहां से रिपोर्ट बना के भेजता, वो अपनी तरफ से बना के भेजता था, आज ये काम हुआ था, आपके खिलाफ बात हुई, आपके पक्ष में बात हुई, ये बात अपना फेवर कर सकती है, यहाँ पर इस प्रकार की चीज हो रही है, इतना कर्जा है इन पे, इतना नहीं है, इनको इतने रुपए चाहिए, इनको वहां लड़ने के लिए जाना है, हो सकता है आपको बुला ले। तो राजा थोड़ा अवेयर रहता ना, उधर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आजकल इस मंत्री की ज्यादा चलती है, इसकी थोड़ी कम चलती है। तो राजस्थान के राजाओं का एक प्रतिनिधि मुगल दरबार में रहता था, उसके द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसे क्या बोलते हैं? देखो, देखो, राजस्थान के राजाओं का एक प्रतिनिधि मुगल दरबार में रहता था, ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग ऑफ राजस्थान, किंग्स ऑफ राजस्थान, ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग्स ऑफ राजस्थान वाज अपॉइंटेड इन मुगल कोर्ट। मुगल दरबार में रहता था, राजस्थान के राजाओं का प्रतिनिधि मुगल दरबार में रहता था। उसे वकील कहा जाता था, वाज अपॉइंटेड इन मुगल कोर्ट एंड ही वाज कॉल्ड एज वकील, तथा उसे वकील कहा जाता था। तथा उसके द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की जाती थी, तथा उसके द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की जाती थी। एंड ही मेड दिस रिपोर्ट, तथा उसके द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की जाती थी। एंड ही मेड दिस रिपोर्ट। लिखो, सिया है हुजूर। बेसिकली जयपुर के कागज है ये। राज परिवार के दैनिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती थी, या दैनिक आवश्यकताओं का जो खर्चा होता था, वो जिन डॉक्यूमेंट्स में लिखे जाते उनको क्या बोलते? तो ये एक बार किसी एग्जाम का क्वेश्चन है कि सियाह हुजूर क्या थे, कि जयपुर राज परिवार के दैनिक आवश्यकताओं के खर्चे किसमें लिखे जाते थे? सियाह हुजूर। आगे लिखो, यह जयपुर रियासत से संबंधित थे, यह जयपुर रियासत से संबंधित थे। इट बिलोंग्ड टू जयपुर स्टेट, यह जयपुर रियासत से संबंधित थे। इट बिलोंग्ड टू जयपुर स्टेट। किससे संबंधित है? लिखो, इसमें राज परिवार की दैनिक आवश्यकताओं का खर्च लिखा जाता था। इसमें राज परिवार के दैनिक आवश्यकताओं का खर्च लिखा जाता था। एक्सपेंडिचर ऑफ डेली एक्सपेंडिचर ऑफ रॉयल फैमिली was mentioned in it. डेली एक्सपेंडिचर ऑफ रॉयल फैमिली was mentioned in it. इसमें राज परिवार की दैनिक आवश्यकताओं का खर्च लिखा जाता था। डेली एक्सपेंडिचर ऑफ रॉयल फैमिली was mentioned in it. ये सवाल पूछा, एक बार स्टार लगा लेना इसके आगे। दस्तूर कोमवार। अगला कागज लिखो, दस्तूर कोमवार। राज्य में जो भी कर्मचारी है उनके नाम और जाति, जाति को कौम बोलते हैं, किस कौम के कितने लोग काम कर रहे हैं ये आपको देखना है उस टाइम के अंदर के डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स उठाओ? है ना, दस्तूर। तो आज भी जो लोग है ना पीएचडी वगैरह करते हैं कई बार, तो उनके ऐसे टॉपिक होते हैं कि 17वीं शताब्दी में तथा वर्तमान में जयपुर की सामाजिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन। तो वर्तमान की तो आप पता कर लोगे भाई, जनसंख्या देख ली, सरकार के डॉक्यूमेंट्स देख लिए, अखबार देख लिए, सरकार के कागज मंगाए देख लिए, भाई कितने नौकरी लगे हुए हैं, कौन सी जाति की नौकरी लगे हुए हैं, कौन सी जाति में एजुकेशन ज्यादा है, कौन सी में कम है, कौन क्या काम करते हैं, कितना टैक्स देते हैं, सब पता चल जाएगा। 17वीं शताब्दी का पता कहां से चलेगा? बोलो, दस्तूर कोमवार। उनके दस्तूर कोमवार में एग्जाम, हमारे इतने कर्मचारी है, इनमें इसकी तनख्वाह इतनी, इसकी तनख्वाह इतनी, इसकी तनख्वाह इतनी। तो अब उनकी जातियां भी लिखी हुई, तो आपको पता चल जाएगा यार इस जाति के लोग ज्यादा, इसका मतलब हो सकता है इनमें एजुकेशन ज्यादा रही हो, या सामाजिक स्थिति के आधार पर इनको स्थान ज्यादा दिए गए। तो हम बता तो सकते हैं कि क्या कारण था कि उस समय ये लोग ज्यादा थे, आज ये लोग ज्यादा है। अध्ययन अपने आप हो जाएगा। देखो, राज्य कर्मचारियों के नाम तथा जाति का वर्णन मिलता है।
Name and caste of state employees were described in it. Name and caste of state employees were described in it. राज्य कर्मचारियों के नाम व जाति का वर्णन मिलता है. राज्य कर्मचारियों क्या क्या जानकारी मिलती है? अगला लिखो, एक 2 वर्ग की क्या नाम है? नाम तो 2 वर्ग इसलिए पड़ गया कि 2 पेज का कागज होता था. 2 पेज का, 2 वर्क लगे हुए, इसलिए नाम क्या हो गया? 2 परत के, 2 लेयर के दस्तावेज होते, इसलिए उनको क्या बोल जाता था? 2 वर्क. कोटा के डॉक्यूमेंट्स थे बेसिकली, वहां ये 2 वर्क की नाम था. क्या क्या लिखा जाता? एक तो इसमें लिखा जाता दैनिक प्रशासन. क्या लिखा जाता? डेली एडमिनिस्ट्रेशन, आज क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ. एक इसमें लिखा जाता युद्ध के खर्च, वॉर एक्सपेंडिचर, है ना. एक इसके अंदर लिखा जाता घायलों का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ इंजर्ड लोग जो भी होते उनका ट्रीटमेंट, कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, कितने रुपए लगे, कितने घायल हुए, कौन ठीक हो गया, घर गया कि नहीं गया, कौन कैजुअलिटी हो गई, ये सारी जानकारी जिन डॉक्यूमेंट में मिलती है वो क्या थे? अब कोई आपसे प्री में पूछे दैनिक प्रशासन युद्ध खर्च तथा घायलों के उपचार की जानकारी देने वाले कागजात कहलाते थे. आगे बात समझ, लिख लो. दैनिक प्रशासन युद्ध खर्च तथा घायलों के उपचार की जानकारी मिलती है. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डेली एडमिनिस्ट्रेशन, वॉर एक्सपेंडिचर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंजर्ड्स. दैनिक प्रशासन युद्ध खर्च तथा घायलों के उपचार की जानकारी मिलती है. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डेली एडमिनिस्ट्रेशन, वॉर एक्सपेंडिचर एंड इंजर्ड्स, ट्रीटमेंट ऑफ इंजर्ड्स, घायलों के उपचार की जानकारी मिलती. अगला लिखो जंगलात. जंगलात मत लिखो, दूसरा लिखो, एक लिखो मुल्की लिखो. पहले ये पढ़ते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं. पहले लिखो मुल्की. ऐसे कागज जिससे मुल्क की आमदनी और खर्चे पता चले उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो 2 चीजें पता चलती थी. एक तो इनकम ऑफ स्टेट, राज्य की आमदनी. दूसरा कर्मचारियों के वेतन. वेतन खर्चा हो गया ना अपने आप. क्या क्या 2 चीजें पता चल रही है बताओ देखे? कर्मचारियों के वेतन लिख लो. राज्य की आमदनी तथा कर्मचारियों के वेतन की जानकारी मिलती है. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इनकम ऑफ स्टेट एंड सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज. अगला लिखो तलकी. मुल्की के बाद कौन सा आ गया? तलकी. राजा के ऑर्डर होते थे. राजा ने किसको क्या ऑर्डर जारी किया? राजा ने ऑर्डर जारी किया फलान जी को 5 बीघा जमीन मेरी तरफ से दी जाती है. राजा ने ऑर्डर जारी किया कि फलान जी को पकड़ के 5 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए. कोई ना कोई ऑर्डर पास करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट पे साइन होंगे. वो जो डॉक्यूमेंट है वो एक एक इन कागजों के अंदर पड़े. 2 कॉपियां तैयार करते, एक अगले बंदे को दो, एक अपने पास रखो ताकि रिकॉर्ड रहे अपने पास क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था. उन कागजों क्या बोलते हैं? तलखी. लिख लो. राजकीय आदेशों की जानकारी मिलती है. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट ऑर्डर्स. राजकीय आदेशों की जानकारी मिलती है. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट ऑर्डर्स. राजकीय आदेशों की जानकारी मिलती है. एक लिख लो जमाबंदी. जमाबंदी तो अब भी होता है ना. अपने कहते हैं ना जमीन की जमाबंदी लेके आए थे. हाँ, फड़द बोलते हैं, फड़द बोलते हैं कि जगह फड़द लेके आए थे, जमाबंदी लेके आए थे. तो मतलब कुल मिला के आर्थिक स्थिति, राज्य की आर्थिक स्थिति के जो भी कागज होते हैं जिनसे कितना टैक्स आया था, कितनी जंगल की भूमि है, कितनी एग्रीकल्चर भूमि है, ये सब पता कौन सी चीजों से चलती? राज्य की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ स्टेट.
अगला लिखो सनद। किसी को अपॉइंटमेंट देते हैं ना कि तू वहां जाके मंत्री बन जा, तो उसको जो कागज दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सनद। नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर लिख लो। नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर, ये सनद जारी कर दी गई उसे, सनद जारी कर दी, इसका मतलब उसको क्या दे दी? ज्वाइनिंग, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट है। मार्कशीट को तो पहले पहले टाइम में तो सनद कोई नियुक्ति होती उनको सनद बोलते ही थे। पर ये ना आप हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी के अंदर और लिखेंगे, है ना, कि उसे सनद प्राप्त हुई या सनद रहे, इस प्रकार की चीजें। तो कोई भी अपॉइंटमेंट जारी किया जाता किसी प्रकार का, उनको क्या बोला करते? सनद। एक लिखो आगे। लिखो हकीकत बही। हकीकत बही ये अपने राजस्थान की थी बेसिकली। राजा डेली क्या क्या करता है, राजा की दिनचर्या का जिनसे पता चलता है उसको क्या बोलते हैं? जिनसे राजा की हकीकत पता चल जाए। और क्या है? राजा दरबार में आया, उसने आते ही 5 दान मांगने वालों को वापस लौटा दिया कि खजाना खाली है, इसका मतलब राजा कंजूस है। राजा दरबार में आया, उसने 5 दान मांगने वालों को दान प्रदान किया, इसका मतलब राजा है। फिर राजा ने उसके बाद में इन इन लोगों को नियुक्तियां दी, इन लोगों के पास आदेश भिजवाए, ये सारी जानकारी किससे मिलती है? देख लो, राजा की दिनचर्या की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डेली रूटीन ऑफ किंग। राजा की दिनचर्या की जानकारी मिलती है। लिखो हुकूमत बही। हुकूमत बही वही गवर्नमेंट के ऑर्डर्स जिन बहियों में लिखे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्या हुकूमत, हुकूमत मतलब गवर्नमेंट, हुकूमत ने क्या बहुत ऑर्डर जारी किए हैं वो सब हुकूमत बही में लिखे जाते, लिख लो। राज के आदेश, गवर्नमेंट ऑर्डर्स, वो सब इस बही में लिखे जाते हैं। लिखो कम ठाणा बही। कम ठाणा बही आज भी गांव के अंदर मकान बनाते को पूछे क्या चला, कम तो चले, है ना। तो जिनसे सरकारी भवनों के निर्माण की जानकारी मिलती है कि सरकारी भवनों, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, किला बनवाया, मंदिर बनवाया। देखो मैंने पहले बताया होगा, भाई राजसमंद झील जो बनी हुई है तो राज प्रशस्ति तक में लिखा हुआ है कि इसके निर्माण में 1,06,708 रुपए 25 पैसे लगे थे। तो मतलब वो तो प्रशस्ति तक में लिखे हैं, तो उन्होंने पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया है। आज दिन में इतनी मिट्टी बाहर फेंकी गई, मिट्टी को फेंकने में इतने लोग लगे थे, उन लोगों को इतने रुपए का भुगतान किया गया था, ये रुपए फलान जी से मंगाए गए थे। सब एक एक चीज की जानकारी है। तो सरकारी भवनों के निर्माण की जानकारी जहां से मिलती है वो, ये दोनों क्वेश्चन पूछा है, तो सियाह हुजूर पूछा हुआ है, एक एक कमठाना भाई पूछा हुआ है। लिखो राज के भवनों के निर्माण की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। राज के भवनों के निर्माण की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। दो चीज और लिखते हैं, एक लिखो रम्ज या अहकाम। राजा अपने सेक्रेटरी को बुलाता, सेक्रेटरी को बुला के कुछ पॉइंट्स बताता कि ये पॉइंट है, अब लेटर तैयार कर, ये बात तेरे को लेटर में लिखनी है। वो जो लेटर तैयार किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? राजा द्वारा सचिव को टिप्पणी लिखाई जाती, उस टिप्पणी के आधार पर पूरा पत्र तैयार किया जाता, उन पत्रों को क्या बोलते हैं? राजा डिक्टेट करके जाता, भैया ये लिख दो, अब वो सचिव जाने, सचिव का काम जाने, वो बाद में उसके ऊपर पूरा लेटर करता था। लिख लो, राजा द्वारा सचिव को टिप्पणियां लिखाई जाती थी, या राजा द्वारा सचिव को निर्देश दिए जाते थे। किंग डिक्टेट्स, सेक्रेटरी डिक्टेट करता था उस, किंग डिक्टेट सेक्रेटरी, राजा द्वारा सचिव को निर्देश दिए जाते थे तथा उन निर्देशों के आधार पर पूरा पत्र तैयार किया जाता था, तथा उन निर्देशों के आधार पर सचिव पूरा पत्र तैयार करता था। एंड सेक्रेटरी
prepared later on these comments तथा उन निर्देशों के आधार पर सचिव पूरा पत्र तैयार करता था एंड सेक्रेटरी प्रिपेयर्ड लेटर ऑन दीज कमेंट्स या जो भी उसने डिक्टेट किया उसके आधार पे। एक और लिखो, हस्बुल हुक्म क्या है बताओ देखें। हस्बुल बादशाह के टाइम में मुगलों का जब राज था तो उनके टाइम में उनका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता बादशाह के बाद उसको बोलते वजीर। क्या बोलते? शतरंज में राजा के बाद सबसे बड़ा क्या होता है? वजीर। तो राजा की तरफ से यदि वजीर आदेश जारी करता उनको क्या बोलते? हस्बुल बादशाह के आदेश जो किसके द्वारा जारी किए जाते? लिख लो, बादशाह के आदेश जो वजीर द्वारा जारी किए जाते थे। बादशाह के आदेश जो वजीर द्वारा जारी किए जाते थे। ऑर्डर्स ऑफ एम्परर्स, ऑर्डर्स ऑफ एम्परर्स विच वर इश्यूड बाय वजीर, जो वजीर द्वारा जारी किए जाते थे उसके द्वारा इश्यू किए जाते, विच वर इश्यूड बाय वजीर। वो कौन से हुक्म कहलाते? बाद में हस्बुल हुक्म। क्या कहलाते? ऐसा हुक्म जो बादशाह ने दिया पर जारी किसने किया? वजीर। वो क्या कहलाता? हस्बुल हुक्म। क्या कहलाता? क्या कहलाता? कौन सा आदेश? बादशाह का आदेश जो किसने जारी किया। अच्छा, राजा सचिव को कुछ टिप्पणियां कमेंट्स लिखवा के जाए, पूरा पेपर उसको तैयार करना पड़े तो रम्ज या अहकाम। क्या कहलाता? राजा ने किसी को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, वो क्या है? सनद। क्या है? नियुक्ति पत्र किसी को मिलता उसको क्या बोलते? सनद। सनद बोलते। राज के भवन के निर्माण की जानकारियां मिल रही है तो कमठाना। क्या बोलते? राजा के राज के आदेश जिन बहियों में मिलते हैं, हुकूमत बही। राजा की हकीकत पता चल जाए, दिनचर्या पता चले, वो कौन सी है? राजा एक राजा को लेटर, एक राजा दूसरा राजा को लेटर लिखे तो खरीता। क्या है? खरीद। राजा सबऑर्डिनेट्स को लिखे तो परवाना। जनता राजा को लिखे तो अर्जदास्त। क्या है? राजा राजा को लिखे तो खरीता, राजा मंत्रियों को लिखे तो परवाना, जनता राजा को लिखे तो क्या कहलाती है? अर्जदास्त। क्या कहलाती है? अर्जदास्त कहलाती है। जिसमें मुगल दरबार के दैनिक समाचारों का संग्रह होता, उनका अखबार है। राजस्थान का बंदा जो मुगलों के दरबार में रहता वो रिपोर्ट बना के भेजता, क्या होती? मुगल। जयपुर राज परिवार के दैनिक खर्चों की जानकारी देने वाली सियाह उजूर। कर्मचारियों के नाम और जाति पता चल जाए, क्या होता? दैनिक प्रशासन, युद्ध का खर्च और घायलों का उपचार पता चले, 2 वर्ग की। क्या पता चले? पूरे मुल्क की आमदनी और पूरे मुल्क का खर्चा पता चले। मुल्क की कौन से होते थे? तल की क्या होते थे? क्या है? राजकीय आदेश। ऐसे जिनसे राज्य की आर्थिक स्थिति पता चलती, क्या थे? जमा। जमाबंदी क्या होती थी? एक प्रकार से राजकीय आदेश। ये पढ़े या और कोई रह गया? ये जो है एक ही बात है। हुकूमत बही तो पूरी हो गई, तल की तो एक आदेश है, एक आदेश जारी कर दिया, तलकियों का रिकॉर्ड्स हो जाए, वो क्या हो जाए अपने आप में हुकूमत। वापस बता दो, राजा राजा को लेटर लिखे तो खरी था, राजा सबऑर्डिनेट्स को लिखे तो क्या कहलाता? परवान। जनता राजा को लिखे तो मुगल दरबार में समाचारों का संग्रह क्या था? उधर अपने राजाओं का एक बंदा रहता वो भेजता है, क्या कहलाती है? वकील रिपोर्ट्स कहलाती है। जयपुर राज्य के दैनिक आवश्यकताओं की रिपोर्ट सिया है उजूर। कर्मचारियों के नाम हुए दस्तूर कौमवार। युद्ध का खर्च, घायलों का उपचार, दैनिक प्रशासन, राज्य की आमदनी, कर्मचारियों के वेतन, राज के आदेश, राज के आदेशों की बही हो तो हुकूमत बही। क्या है? हुकुम। कौन सी है? हुकुम। राज्य की आर्थिक स्थिति की जानकारी, जमाबंदी। कौन सी है? जमा। नियुक्ति पत्र मिले, क्या है? सनद। सचिव को कमेंट लिखवा दिए, फिर वो तैयार करे। रमजिया बादशाह की तरफ से वजीर हुक्म जारी कर दे, कौन से? सरकारी भवनों के निर्माण की जानकारी, राजा की दैनिक दिनचर्या जो होती थी उसकी जानकारी, कौन सी होती थी? ना ऐसे सबकी अलग अलग बहियां होती, मतलब इवन ये तक भी कि बही का नाम है रानियों की बही, तो उसमें ये लिखा जाता बाकायदा कि आज फलानी रानी ने चूड़ियां मंगवाई, तो कहां से, किस कलर की थी। वो मरती ना तो चेक करते कि कहाँ है, यदि उसके आगे बच्चे हैं और है तो उनको देते, उसके नहीं है तो राज्य लेता वो।
फिर हम जिसको आएंगे उसको उनको देंगे आगे। तो वो पूरा हिसाब रखा जाता है। यूं तो फिर जब इतनी सारी रानियां हैं, आपके इतने सारे बच्चे हैं, तो फिर हिसाब कैसे रखोगे? कौन ज्यादा खा गया, कौन कम खा गया, है ना? तो इवन ये भी था भाई सब्जियां कहाँ से मंगाई थी। तभी तो राज के उद्योगों पे भी ध्यान रखा जाएगा। भाई दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक अधिकारी है, पूरा आपने खानसामा मीरसामा बिठा रखा कि तेरा तो यही ध्यान रखना अंदर क्या गया था और क्या वहां से आया है। तो अब भाई कि आज मैंने इतने किलो सब्जी भेजी, तो कितने दिन चलती है? ये तो नहीं बीच में कोई खा जाता है। फिर उन्हें एक एक चीज को हिसाब रखा जाता, मेंटेन रखा जाता, तब इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। वरना यदि अधिकारी नहीं हो, व्यवस्था नहीं हो, तो फिर तो कोई खा जाए उसको, बीच के अंदर कोई खा जाए। पर ये व्यवस्था, आई बात समझ में? ये आपकी सामंती व्यवस्था, ये मध्यकाल वाला पूरा चैप्टर। चलो गिराजी महाराज की